एशियन लॉ कॉलेज के बहुत ही प्यारे प्यारे ऑडियंस के बीच में बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। आपके प्रेसिडेंट साहब संदीप मरवा जी आज यहाँ पर नहीं है दिल्ली में, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। डॉक्टर ललिता जी, वी श्रीवास्तव जी, and he is the director. सौरभ जी शर्मा, डायरेक्टर AEC, गुरदीप सिंह राणा जी, डायरेक्टर, TN प्रसाद जी, प्रिंसिपल साहब, एंड आशीष भारद्वाज जी, HOD, all faculty, all students, बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों और मेरे साथ शहीद भगत सिंह सेवा दल के आए हुए एग्जीक्यूटिव बॉडी के सभी सदस्य। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। बच्चों, पंछी भी जीता है और पशु भी जीता है और इंसान भी जीता है, जीने जीने में फर्क है। गुरबानी में लिखा है, पशु मरे 10 काज सवारे, नर मरे कछु काम ना होए। इंसान मरता है या जला देते हैं या दफना देते हैं, पशु मरता है, किसी के बाल काम आ रहे हैं, किसी की खाल काम आती है, किसी के नाखून काम आते हैं। हम उससे भी गए गुजरे हैं। बल्कि मैं तो कई बार ये भी कहता हूं कि जीते जी एक वृक्ष नहीं लगाते हम, एक वृक्ष 90% लोग, और जाते जाते 4 क्विंटल लकड़ी और ले जाते हैं। ये भी अधिकार नहीं होना चाहिए हमको। आप सोच रहे होंगे कि आपका टॉपिक तो कानून से संबंधित है, लॉ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लेकिन अभी मैं बात कर रहा था अभी प्रिंसिपल साहब के कमरे में बैठ के कि किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे एडवोकेट हो, जिसके दिल के अंदर चैरिटी नहीं है, जिसके दिल के अंदर समाज सेवा नहीं है, जिसके दिल के अंदर देश सेवा नहीं है, उसका जीवन ही बेकार है। फिर उसका वो कुछ नहीं कर सकता है। वो हर जगह रह के क्रूरता में रहेगा, वो हर जगह प्रोफेशनल रहेगा। मैं एग्जांपल दे रहा था अभी कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आई हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, मैं नाम लूंगा तो ऐसे उनकी मशहूरी होगी, लेनी नहीं चाहिए। लेकिन लोग टाटा को ही क्यों पूछते हैं? क्योंकि वो चैरिटी करते हैं, कुछ जो करते हैं देश के लिए करते हैं, मानवता के लिए करते हैं। आप जब वकील बन के निकलेंगे, एडवोकेट बनेंगे जब, अब कमाल की बात देखिए कि एक एडवोकेट गेट के बाहर खड़ा मिलता है हमें कोर्ट के। वो कहता है जी को बेल करानी है बता देना, 1000 रुपये में बेल करा दूंगा। और एक एडवोकेट ऐसा है जिसको मिलना हो तो कहते हैं जी 5 लाख रुपए मेरे बैंक में डाल दीजिए, तो मैं 15 मिनट के लिए आऊंगा, अगर जज नहीं आया तो मेरी गारंटी नहीं है, मेरे पे 5 लाख आपके गए। तो क्वालिटी का फर्क तो कहीं ना है जी। अगर एक पेशी के लिए बुलाने के लिए राम जेठमलानी जी को, स्वर्गीय अरुण जेटली जी को, कपिल सिब्बल जी को लोग तरसते थे और तरसते हैं, तो कोई ना कोई वजह तो है, कोई तो क्वालिटी रही होगी उसके अंदर। वकील वो भी हैं, वकील आप भी बनेंगे, वकीलों के चैम्बर्स भरे पड़े हैं। तो ये मैं आपको समझाना चाहता हूं उसका फर्क आज। वो फर्क कैसे आएगा? एक मां 4 बच्चे पैदा करती है, एक मोहल्ले में हजारों बच्चे होते हैं, एक देश के अंदर करोड़ों बच्चे होते हैं,
लेकिन भगत सिंह एक ही पैदा होता है जिसको जाने के बाद भी लोग याद करते हैं। वो भी चाहता तो शादी कर लेता, मां ने कहा था, तो जवाब क्या था कि मां बहुत जल्द दुल्हन तो ब्याह के लाऊंगा, पर आजादी के रूप में। ये ख्याल थे, ये अखलाक थे। जैसे मैंने बताया कि वकील वकील में फर्क होता है, डॉक्टर डॉक्टर में फर्क होता है। बहुत है डॉक्टर सर्जन जो दिल का ऑपरेशन करते हैं, अब जिसे देखो तरहान को ही ढूंढे जा रहा है। ऐसा क्या कारण है? अगर आप फ्रीडम मूवमेंट की लिस्ट उठाएंगे 1857 से 1947 तक की, चाहे वो काले पानी की हो चाहे कहीं की भी हो, लाखों लाखों फ्रीडम मूवमेंट के फ्रीडम फाइटर्स मिलेंगे आपको। बहुत बड़ी सैक्रिफाइस है, बहुत बड़ी कुर्बानी है। लेकिन ये क्या कारण रहा कि चंद नाम हमारी टिप्स पे रहते हैं? कोई तो क्वालिटी है भाई कि जब भी कहीं तिरंगे का जिक्र आता है, आजादी का जिक्र आता है, और वहां पर सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, अशफाकुल्ला खान, शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, दुर्गा भाभी, ये नाम एकदम से दिमाग में आ जाते हैं। बाकी 1 लाख क्यों नहीं आते हैं? यहां भी क्वालिटी का फर्क आ गया। पॉलिटिशियन फर्क होता है, फ्रीडम मूवमेंट में भी फर्क रहा है इस बात का कि कौन कितना अग्रसर रहा, किसने कितना नाम कमाया, अपने काम से कमाया। अभी मैंने एक नाम बोला नहीं है जो बोलने जा रहा हूं आपको, उसको अलग ही नाम से जानते हैं लोग। एक ऐसा भी बच्चा हुआ जिसने जलियांवाले बाग में कत्लेआम होता हुआ देखा, गोलियों और तोप के साथ लोगों को मरते हुए देखा, कुएं में छलांग मारते हुए देखा, माताओं को अपने सीने से बच्चे लगाकर गोलियां खाते हुए देखा। उस 8 साल के बच्चे ने एक बोतल के अंदर जलियांवाले बाग की मिट्टी को भरा, उस मिट्टी को भर के गोल्डन टेम्पल गया और कसम खाई और चला गया। अब स्टोरी कहां से शुरू होती है कि वो बच्चा लंदन जाता है। 15 साल की उम्र, बताओ लंदन जाना मजाक है? कोई आज वीजा लगा के दिखाइए आप, नहीं लगता है, लंदन का नहीं लगता। फिर उस व्यक्ति के घर पे जाके नौकरी करना, उसकी बच्ची को कॉलेज छोड़ के आना, उसकी कार को साफ करना, उसके कपड़े धोना। वो बंदा था जिसके घर वो काम करना था, जनरल डायर, एक बहुत बड़ा नाम था, जिसने कत्लेआम कराया था जलियांवाले बाग में। और ये व्यक्ति उसको ढूंढता ढूंढता लंदन पहुंचता है, और अब वो देखता है कि वो जहां बैठ के अंदर डिसीजन देता है, मीटिंग होती है, असेंबली कह लो, कुछ भी कह लो, वहां कैसे जाऊंगा? तो वहां फिर आपके वाला सब्जेक्ट काम आया। और के सबसे पहले तो उन्होंने एक पिस्टल अरेंज करी 9 mm की, उसके बाद एक लॉ की किताब ली उन्होंने, उस लॉ की किताब को काटा अंदर से ब्लेड से, उसके अंदर पिस्टल रखी, किताब को बंद किया। जब उनके असेंबली में अंदर जा रहे हैं, सिक्योरिटी वाले कहते हैं चेकिंग कराइए, किताब परे रख देते हैं, चेकिंग कराते हैं। उनकी चेकिंग होती है डायरेक्टर से, कुछ नहीं है, जाओ अंदर। अंदर जाके वो उस किताब को खोलते हैं, पिस्टल निकालते हैं और जलियांवाले बाग के उस कातिल को, जनरल ओडायर को, गोलियों से 6 की 6 गोलियां मार के वहीं पर कत्ल कर देते हैं और भागते नहीं हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देते हैं। पुलिस अरेस्ट करती है लंदन में, कोर्ट में लेके जाती है। उस बच्चे का नाम था उधम सिंह। उधम सिंह। जज पूछता है, यार तू इसके घर पे काम करता था, इसकी बेटी को तो स्कूल छोड़ के आता था, हमने सारा रिकॉर्ड मंगाया तेरा, और उसके बाद तो उसकी कार भी धोता था, तो तूने घर पे ही मार देता है इसको? कहता नहीं,
मैंने जलियांवाला बाग का कत्लेआम कांड आंखों से देखा। बोतल के अंदर खून भरी मिट्टी को भरा, और मैं गोल्डन टेंपल में गया और मैंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की कसम खाई थी कि जिस व्यक्ति ने जहां बैठ के यह आदेश किया है कि जलियांवाले बाग के अंदर लोगों को तोप छोड़ा दो, उसको वहीं बैठे को मारूंगा, और वहीं मारा मैंने उसको आके। इसे कहते हैं जज्बा। ये फर्क है, ये फर्क है अपने अपने काम में काम करने के स्टाइल का। अब कोविड पे आ जाएं, जिस वजह से मुझे बुलाया आज एशियन लॉ कॉलेज ने, संदीप मरवा जी ने। इस देश के अंदर मानवता के नाम पे हमारे बहुत लोगों ने काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, और लाखों लोगों ने भी किया हुआ, नेचुरली है, और हजारों एनजीओ ने भी किया, धार्मिक स्थलों ने भी किया। लेकिन राष्ट्रपति जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जितेंद्र सिंह शंटी को क्यों चुना? इस बात को मुझे बताना चाहिए आपको। काम तो मैं 25 साल से कर रहा था ये, और कभी भी जिंदगी में किसी काम को आप छोटा मत समझना। मैं आज आपको जो दो गुर बता रहा हूं, इसको दिमाग में उठा लीजिएगा, बहुत काम आएंगे आपके। 25-30 साल तक तो आएंगे ही आएंगे। जिंदगी में किसी काम को आप छोटा मत समझ लेना, और सामने खड़े हुए किसी क्लाइंट को छोटा मत समझ लेना। आप वो आपके लिए भगवान हो सकता है, और काम छोटे से छोटा आपको देश के सर्वोच्च सीमा पर जाके खड़ा कर सकता है। जितेंद्र सिंह शंटी ने अपनी सेवा एक शमशान घाट से शुरू की थी, और 27 साल के बाद राष्ट्रपति के पास खड़ा हो गया जाके अवार्ड लेने के लिए। आप क्यों नहीं खड़े हो सकते? आप क्यों नहीं खड़े हो सकते? हो सकते हो। जब कोविड आया तब तक हम 25 साल अपने जीवन के सेवा में लगा चुके थे, और जैसे मैंने कहा कि किसी काम को छोटा मत समझना। 1995 में दिल्ली के एक शमशान घाट पे जब मैं देखता हूं कि लोगों की जली हुई डेड बॉडी के लकड़ी के टुकड़े एक व्यक्ति उठा के टोकरी में रखता है, और मैं और मेरे दोस्त हम कहते हैं कि ये चोरी कर रहे हैं, बड़ी करप्शन है, हमारे मुंह से निकला। और उस व्यक्ति को रोका, पूछा कि भाई साहब ये लकड़ियों को उठा रहे हैं आप? अब उसकी बात सुनिए, क्या कहने लगा, जी मैं प्रदेश से आके, यानी किसी गांव से, बच्चे का इलाज करा रहा था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उसकी मृत्यु हो गई। दोनों मियां भी बैठे हैं, सुबह से बैठे हैं, इतने पैसे नहीं है कि लकड़ी खरीद सकूं और दाह संस्कार कर सकूं। हमारी आंखों के अंदर उस समय आंसू इस बात के आए, उसको देख के तो आया है कि हम यार दिल्ली में रहते हैं, राष्ट्रीय राजधानी में, हम कितने कायर लोग हैं। करोड़ों रुपए के फ्लैट में रहते हैं। आज दिल्ली का छोटा सा फ्लैट हो तो करोड़ों रुपए का है, अब तो करोड़ रुपए के लोग कार भी रखते हैं, और शादी हो किसी की तो करोड़ रुपए लगा देते हैं। और उस राष्ट्रीय राजधानी में एक व्यक्ति अपने बच्चे की लाश को लेकर बैठा है, और उसको कोई दाह संस्कार कराने वाला नहीं है। तो हमने पहल करी और दाह संस्कार कराया। रात को मीटिंग करी आपस में बैठ के, तो कुछ दोस्तों ने कहा कि यार सरकार को ये काम करना चाहिए, प्रशासन को ये काम करना चाहिए। तो फिर वही बात आ जाती है यहां पे, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि किसी काम को छोटा नहीं समझना है। मैंने कहा यार हमारे घर में लाइट जाती है तो इन्वर्टर हम लगाते हैं, सरकार लगाती है। पानी अच्छा नहीं आता तो आरओ हम लगाते हैं ना, सीसीटीवी कैमरे हम लगाते हैं ना सुरक्षा के लिए। तो ये काम भी हम करेंगे और संस्था बनाएंगे, उसका नाम रखा शहीद भगत सिंह सेवा दल। दिल्ली और एनसीआर में कोई भी गरीब हो, दिल्ली और एनसीआर में कोई भी गरीब, लावारिस, असहाय व्यक्ति होगा जिसके पास संस्कार के पैसे नहीं होंगे, वो हमारे पास आएगा। शहीद भगत सिंह सेवा दल उसका संस्कार करेगी।
कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक एक करके 17 शमशान घाट 17 शमशान घाट अडॉप्ट कर लिए। मेरे कई जानकार, मेरे खून के रिश्ते वाले, यहां तक मेरा सका भाई मेरे खिलाफ हो गया, यार ये तो लाशों का काम करते हैं। किसी ने कहा कफन बेचते हैं, किसी ने कहा खून बेचते हैं। लेकिन मुझे एक बहुत सियाने व्यक्ति उन्होंने समझाया, कहते शंटी जी सेवा में पड़े हो ना, आंखें खुली रखना, कान बंद रखना और डट के सेवा करते रहना। पीछे आ गया। और आप बिलीव करेंगे कि कोरोना तो आया है 25 साल के बाद, ये दिमाग में कंसेप्ट 25 साल पहले आया, और खाली डेड बॉडी वाला नहीं आया, इसी के साथ साथ 3 और आए कि यार हॉस्पिटल में जब डेथ होती है किसी की, आज भी सोचो ना, आप भी सोचा इस बात को ध्यान से, तो चाहे आपके पास मर्सिडीज कार है, होंडा सिटी है वगैरह वगैरह, तो डेड बॉडी तो उसमें नहीं जाएगी। डेड बॉडी के लिए तो एक अलग गाड़ी होती है जिसको हर्ष वैन बोलते हैं, जिसको शव वाहन बोलते हैं। ये कंसेप्ट 1996 में मेरे दिमाग में आ गया। मैंने कहा यार दिल्ली में कोई टेम्पो पे लेके जा रहा है, कोई ठेली पे लेके जा रहा है, कोई रिक्शे पे लेके जा रहा है, तो मैंने सबसे पहले सोचा कि एक एम्बुलेंस ऐसी क्यों ना बनाओ डेड बॉडी वाले। लेकिन पैसे नहीं थे, तो मेरे पास 800 एक कार थी पुरानी, मैंने 52-50 हज़ार की बेची, कुछ पैसे इकट्ठे किए दोस्तों यारों से, और मैंने पुरानी एक एम्बुलेंस खरीद के उसको डेड बॉडी वाली गाड़ी बना दी। बड़ी डिमांड आने लगी, उसको देखा देखी फिर मैंने लॉयंस क्लब, विवेक विहार मेरे अंकल थे, मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने दे दी। मैंने कपिल देव को बोला, कपिल देव जी इनॉग्रेशन करने आ गए। ये कंसेप्ट बहुत चल गया दिल्ली में, और आप बिलीव करेंगे कि कोविड आने तक 25 साल में 49,700 डेड बॉडी हमारी एम्बुलेंस में कैरी हो चुकी थी सेवा, 49,000 और जैसे ही कोविड आता है, और इस 25 साल में डेड बॉडी के अलावा एम्बुलेंसेस, और एक चीज और, डेड बॉडी रखने के लिए हमने मॉर्चरी फ्रीजर बनाए। आप सोचोगे मॉर्चरी फ्रीजर क्या होता है? किसी के घर पे डेथ हो जाए, परमात्मा ना करे, और बाहर से किसी ने आना है, लोग कहते हैं ना यार रुक जाओ यार, उनके बच्चे आ रहे हैं बाहर से, अमेरिका से, कनाडा से, मौसी जी ने आना है, ताया जी ने आना है, तो डेड बॉडी कैसे रखेंगे 1 दिन या 2 दिन? अगर घर में डेथ हुई है तो हॉस्पिटल वाले उस बॉडी को नहीं रखेंगे, बाई लॉज है। तो हमने मॉर्चरी फीस मोबाइल बना दिए, एयर कंडीशन, जिसका 8,000 रुपया पर डे का किराया दिल्ली की कंपनियां लेती थी। हमने कहा हम फ्री में देंगे, और हमने एक नहीं, हमने करते करते 10 बना दिए। दिमाग में आ गया कंसेप्ट दिमाग में। इसी प्रकार ब्लड डोनेशन का कंसेप्ट आया, करते 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 मैं तो बचपन से देता था, और 2019 में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से मुझे फोन आया, और नेशनल इंस्टीट्यूट जो ब्लड है उनका फोन आया, दिल्ली इंस्टीट्यूट से फोन आया कि शंटी जी आपकी सेंचुरी हो गई है, आपको हमने डोनर सिंह का खिताब देना है, और मुझे उन्होंने बुला के अवार्ड दिया वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड वालों ने। ये वो छोटे छोटे काम थे जिनको करते करते 25 साल निकल गए। अब इसके लिए सैक्रिफाइस क्या करना पड़ा ये भी बताता हूं मैं आपको। मैं अपने परिवार को समय नहीं दे सका, मैंने अपना बिजनेस बहुत लॉस किया, मैंने अपनी जिंदगी में हिल स्टेशन नहीं देखा। लोग कहते हैं ना मंसूरी, शिमला, वो क्या बोलते हैं, ऊटी, कुल्लू मनाली, मैंने नहीं देखा। मैंने पहाड़ नहीं देखे, पहाड़गंज तक देखा है बस। लेकिन मैं बहुत सेटिस्फाई हूं, मैं बहुत खुश हूं। हो सकता है जो बहुत ज्यादा अमेरिका, लंदन, कनाडा घूमे हो, हिल स्टेशन में घूमे हो, उनको उनका पड़ोसी भी ना जानता हो। मैं शमशान घाट पे काम करने वाला हूं, मुझे दुनिया जानती है, मेरे 27 लाख फॉलोवर हैं। और उससे भी बड़ी बात कि उस सब्जेक्ट को जो मैं बिना पढ़े लिखे जो मैंने किया, वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं 10th में पढ़ता था और मेरे फादर की डेथ हो गई, और दिल्ली जैसे शहर में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी मैं आपको बता नहीं सकता। आप लोग आज लॉ करने आए हैं, आपके पापा ने, मम्मी ने कितनी मेहनत करके आपको पढ़ाया लिखाया। कई ऐसे परिवार भी होंगे, कैसे कैसे अरेंज किया होगा। मेरे साथ ऐसा बीता कि मुझे स्टैंड होने के लिए
ट्रक की छत पे बैठ के मैं कानपुर तक, लखनऊ तक, पता नहीं कहां तक मोटर पार्ट बेचने जाता था। और फिर मैंने पटरी पे बैठ के भी काम शुरू किया और फिर मैंने बहुत पैसा भी कमाया, लेकिन ईश्वर ने मेरा चैरिटी की तरफ से दिमाग नहीं हटाया, इधर ही लगा रहा। और सबसे बड़ी बात मेरे जीवन की खूबी कि मेरे जो बच्चे पैदा हुए, मेरी शादी भी छोटी हम लोगों में हो जाती जल्दी। एक बेटा मेरा मास कॉम करके फिल्मों में पीआर करने लगा। छोटा बेटा वो मेरा काम देखता रहता है, उसका दिमाग बहुत शार्प है, अमेठी से ही पढ़ा है वो। और गलती से भूचाल आया था नेपाल में, तो मैं उसे साथ ले गया 10 दिन। उसने काम को देखा मेरे, उसने वहां के कुछ लोगों को देखा जो फॉरेन कंट्री से बच्चे आए थे जिन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स किया, उनको दिखा। दिल्ली आके मुझे कहता है पापा मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स करना है और मैं इसके लिए लंदन जाना चाहता हूं। मैंने कहा मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, देखो लंदन कैसे भेजेंगे? कह रहे मुझे नहीं पता, आप जहां से मर्जी करिए। और मैंने बैंक से लोन लेके उसको कमेंट्री में भेज दिया लंदन में, वहां से मास्टर करके आया। और उसका दिमाग कितना शार्प था मैं बताता हूं कि आते ही उसको चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर लिया, उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया और वो दोनों नौकरियां छोड़ के आ गया। कह रहा पापा नहीं, इनके पास कुछ नहीं है, साधन नहीं है, जितनी मेरे को तनख्वाह दे रहे इतनी तनख्वाह वाले 50 बंदे अपने नीचे रखूंगा, मुझे काम करना आता है, इनके पास कुछ नहीं है। आप अभी फेसबुक पे डालेंगे ज्योतजीत सिंह, उसके 7 लाख तो उसके फेसबुक पे मिलेंगे फॉलोवर, 3 लाख उसके ट्विटर पे मिलेंगे। और अभी ये बहुत बड़ी मूवी फ्लॉप हुई है, उसी की मेहरबानी है, उसी ने शुरुआत की थी, बायकॉट लाल सिंह चड्ढा। दस करोड़ लोगों ने देखा उसकी पोस्ट को, लाइक किया। 6 लाख ट्वीट उसी के, क्योंकि सब्जेक्ट बड़ा जबरदस्त था। इसीलिए मैं कहता हूं किसी बात को छोटा मत समझना, वो छोटी सी बात कहां पहुंचा देगी आप सोच भी नहीं सकते कि एक उस बच्चे की ट्वीट ने उसको कहां पहुंचा दिया। कि आज मैं कहीं जाता हूं पूछते यार ज्योत आपका बेटा है, पहले कहते थे शंटी आपका बाप है। वो फर्क आ गया ना यहां पे। अब देखिए बात क्या आ रही है, कोविड से हमने क्या सीखा। हम तो सेवा कर रहे थे, बहुत एनजीओ सेवा कर रही थी, कोई पानी पिला रहा था, कोई लंगर बांट रहा था, कोई प्रवासियों की सेवा कर रहा था, कोई पड़ोसियों की दवाइयां दे रहा था। लेकिन आज एक बात आपको बताने जा रहा हूं जिसके लिए आपने अवेयर होना है, मैं सबको अवेयर कर रहा हूं आज आपको। एक तो आपने मानवता के खिलाफ जो लोग चलते हैं, जो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ काम करते हैं, उनको रोकने से कभी नहीं डरना। लॉ करने के बाद आपने, चाहे आपको PIL डालनी पड़े, चाहे आपको सीधा सीधा FIR करानी पड़े, जो लोग मानवता के साथ खिलवाड़ करें, जो लोग देश के साथ खिलवाड़ करें, जो लोग सोसाइटी के साथ खिलवाड़ करें, कभी मत बख्शिए। उसका मैं आपको एग्जाम्पल देने वाला हूं। हम अपनी सेवा पे लगे हुए हैं, शमशान घाट पे सेवा कर रहे हैं, 150 से 200 डेड बॉडी आ रही हैं। इतने में हमें किसी का फोन आता है, शंटी जी फला हॉस्पिटल में दिल्ली में डेथ हो गई है माता जी की, पिताजी भी सीरियस हैं, पर वो कह रहे जी 25 लाख रुपया आप देंगे तब डेड बॉडी देंगे हम आपको। 25 लाख रुपया, जिस बीमारी का इलाज ही कोई नहीं है उसका 25 लाख रुपया बिल। हम गए, हमने फाइट करी। अब लॉ के स्टूडेंट, अब खोल के देखना जाके 2017 में एक चार्टर आया था सुप्रीम कोर्ट में। वो चार्टर ये कहता है कि आप कोई भी हॉस्पिटल किसी की डेड बॉडी और पेशेंट को रोक नहीं सकता है, उसको बंदी नहीं बना सकता है, अंडरटेकिंग लेके उनको छोड़ना ही पड़ेगा उसको, तुरंत मतलब मिनट्स भी नहीं। लेकिन कोई हॉस्पिटल उसको फॉलो नहीं करता है। हमने एक मुहिम चलाई, 22 हॉस्पिटल से मैंने डेड बॉडीज जो उठवाई, किसी का 15, किसी का 20, किसी का 25 लाख रुपया छुड़वाया, क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स का वायलेट कर रहे थे। और उसके बाद वो चोरे हो रहे थे, गुंडे रख के, मार्शल रखे हुए हैं, उन्होंने मेरे ऊपर केस भी करे, लेकिन हम डरे नहीं। आप भी अपने जीवन में निश्चय करिएगा, आप लॉ करके जाएंगे, ऐसे लोगों से नहीं डरना बिल्कुल, जो करप्ट है। और फिर मेरे को जब पद्मश्री के लिए बुलाया गया तो मैंने ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा दी। और उसका असर कैसे शुरू हुआ,
मैं दिखाता हूं आपको। मैंने कहा जी 3 लोगों ने देश के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है, खास करके राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। दिल्ली में पानी फ्री, बत्ती फ्री, फला चीज फ्री, ऑक्सीजन फ्री नहीं है। वो कौन लोग थे जो दिल्ली में 500 वाला सिलेंडर 50,000 का बेच रहे थे? वो कौन लोग थे? कहां से आ गए वो दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी में? 2,000 वाला इंजेक्शन 2 लाख का किसने बेचा बताइए? 20,000 वाला कंसंट्रेटर 2 लाख का कैसे बिका? और एक ही बंदे से खान मार्केट में 300 कंसंट्रेटर कैसे मिल जाते हैं बताइए? एक 300 रुपए की पीपी किट इन प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने, दिल्ली वालों ने 8,000 रुपए की कैसे बेची? हमारी राष्ट्रीय राजधानी में एक एक्ट है, मिठाई के साथ डब्बा नहीं तोल सकते आप। दिवाली में कोई डब्बा तोलता है उसको जेल होती है। और जिन्होंने देश के साथ उस समय में, जब एक एक घर से 4-4 लोगों की लाशें उठ रही थी, ये लोग उस समय 2,000 वाली चीज 2 लाख रुपए की बेच रहे थे। मैंने कहा जी इन सबके ऊपर तो एनएसए लगना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और इनको जेल भेजना चाहिए, इनको छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। और मुझे खुशी है इस बात की कि इनकम टैक्स ने, सीआईडी ने और ईडी ने, तीनों ने एक कमेटी बनाई है। आज से 12 दिन पहले 2 हॉस्पिटल नोएडा के, 2 फरीदाबाद के, इनसे शुरुआत हुई है। अभी दिल्ली में 500 हैं ऐसे। इन 4 हॉस्पिटल से 21 करोड़ का सोना मिला है, 4 करोड़ कैश मिला है, 200 एकड़ जमीन मिली है जो खरीदी है इन्होंने सारी 1 साल के अंदर। मैंने कहा जी इनके ऑडिट कराइए कि आज से 10 साल पहले तो इनकी मंथली इनकम और ईयरली इनकम कितनी थी और इस 2 साल में कितने पैसे कमाए इन्होंने। सारा देश का पैसा है वो, सारा गरीबों का पैसा है वो वापस आना चाहिए और प्रधानमंत्री राहत कोष में पड़ना चाहिए। ये पहला देश है हिंदुस्तान जहां के प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन करा के हमारी जान को बचाया है। आज हम बचे हैं अगर अगले दौर से, तो इसीलिए बचे कि वैक्सीनेशन हमको हो गया है। सोचिएगा, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो माइक्रो लेवल तक काम करता हो। रात के 2:30 बजे हैं, 26 अप्रैल, 176 डेड बॉडी का मैं दाह संस्कार करा चुका हूं। और दाह संस्कार भी कैसे होते थे आप हैरान हो जाएंगे कि लोग आते थे, लाश बाहर रख के चले जाते थे, कोई संस्कार नहीं जो हमारी हिंदू रीति में होते हैं ना, कंधा देना, मुखाग्नि देना, अस्थियां उठाना, क्रिया करना, कुछ नहीं हुआ, छोड़ के भाग गए। और आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि कई जगह हमें कह के गए कि हमारे पिताजी की बॉडी है, हम नहीं अंदर आएंगे, डर लगता है। हमने कहा चलो अब संस्कार कर देते हैं, भी क्या कर सकते हैं। अंदर ले गए और कुदरती पीपी किट फट गई जो डेड बॉडी वाली थी, अंदर माता जी निकले पिताजी की जगह पे। बताओ हम क्या करेंगे? ऐसा भी मैंने देखा अपनी आंखों से, पता नहीं किसकी लिया बिना देखे हुए, हॉस्पिटल से उठा लाओ फटाफट। और आपने कुछ नहीं देखा, अगर आपने फेसबुक देखा, टीवी देखा, कुछ नहीं देखा, वो सेंसर्ड होता है। हमने देखा कि मरे हुए बाप की बच्चों ने लाश को हाथ लगाने से मना कर दिया और उनकी अंगूठियां उतारी, मां की बालियां उतारी, हमने देखा, अंगूठे लगवाए, मरे पड़ों के, चाबियां निकाली, मोबाइल निकाला, सब कुछ कर्म करे उन्होंने। और यहां तक कि कुछ परिवारों ने जब उनकी विल देखी कि ये तो सब धर्मार्थ कर गए हैं, तो कहने लगे शंटी जी आप ही कर दीजिए, हम नहीं जा रहे शमशान घाट, आप ही कर दीजिए। ये भी हमने देखा। और जब हम रात के 2 बजे 2:30 बजे बाहर निकलते थे तो 8-10 बॉडी और पड़ी होती थी, इनका कोई वारिस नहीं होता था। पीपी किट पे नंबर लिखा, फोन करा, वो कहते थे शंटी जी हम पहले हॉस्पिटल में टूट गए, फिर मॉर्चरी में टूट गए, फिर एम्बुलेंस नहीं मिली, अब थक गए, अब आप कर दीजिए, कर देते थे। उस वक्त में रात को 2:30 बजे जब पीक था, 26 अप्रैल 2021, याद करिए कैसे लोग लाशों के अंबार थे, याद करिएगा। और मुझे फोन आता है कि प्रधानमंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं। छोटी बात नहीं है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और आगे से जवाब क्या मिलता है कि आपको शंटी जी पूरा देश टीवी पे देख रहा है, हम भी देख रहे हैं, पूरा देश आपके साथ है, सेवा करते रहिए, जय हिंद। ये प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। वेंकैया नायडू जी उपराष्ट्रपति जी मुझे फोन करके कहते हैं कि शंटी जी आज महसूस हो रहा है कि कुछ काम जो दिल्ली में सरकार को करने चाहिए थे, एक सरदार कर रहा है, वो बैठ के शमशान घाट में।
ये वेंकैया नायडू जी ने कहा। अक्षय कुमार जी का मुझे फोन आया और मैंने वायरल भी करी थी, उसकी ऑडियो था। कहने लगे, वो पंजाबी ज्यादा अच्छी बोलते हैं, शंटी वीर जी मैं तुहाडे पैरी पैना वा, मैं तुहाडी की सेवा कर सकदा वा। अक्षय कुमार जी, मैं कहा जी ज़्यादा कुछ नहीं, हमें एक एम्बुलेंस एक आदि एडवांस वाली चाहिए क्योंकि लोगों को आईसीयू नहीं मिल रहा है। आप बिलीव करेंगे कि 4 दिन के अंदर 2 एम्बुलेंस एडवांस वाली उन्होंने 64 लाख रुपए की लाके हमारे ऑफिस में खड़ी कर दी, अक्षय कुमार जी ने। तो जहां एक तरफ हम सेवा कर रहे थे, दूसरी तरफ दिल्ली में लोग लूटने में लगे हुए थे, वहीं इस राष्ट्रीय राजधानी में जहां सब कुछ मुफ्त के वादे किए जाते हैं, 20,000 बसें डीटीसी की सड़ रही थी। अगर प्रशासन चाहता दिल्ली का तो उसमें से 500,000 को एम्बुलेंस बना देते ना, सीटें निकाल के उसमें लाशें ढो लेते, किसी में हॉस्पिटल बना देते। लेकिन ये मगज काम नहीं किया, उनका दिमाग काम नहीं किया। मेरे बेटे जोतजीत सिंह ने कहा भी उनको कि आप ऐसा करिए, क्योंकि उसको आइडियाज थे, डिजास्टर मैनेजमेंट का वो स्टूडेंट है। तो मैं आपको बच्चों ये बताना चाहता हूं कि हम ये छोटे काम करते 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 आज परमात्मा ने इस मुकाम पे खड़ा कर दिया है कि देश के कोने कोने में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, अभी मैं बिरला यूनिवर्सिटी में होके आया हूं, कल्याण मुंबई से आगे, दिल्ली की अंबेडकर यूनिवर्सिटी, शहीद भगत सिंह कॉलेज, अभी मैं ब्रह्म कुमारी जा रहा हूं 2 दिन, 9 और 10 सितंबर को मुझे वहां पे है मेरा आपस में वार्ता। इसीलिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। मुझे बहुत खुशी हुई है। संदीप मरवा जी को मैं तो 10 साल से जानता हूं, दुनिया जानती है, उन्होंने बहुत बच्चों का भविष्य बनाया है और वो सोशल भी हैं। जैसे मैंने कहा ना कि काम करते करते टाटा कैसे मशहूर हुए, पैसे से मशहूर नहीं हुए, इसी प्रकार संदीप जी ने भी अपने तरीके से ही नाम कमाया है काम में। आप भी अपने जीवन में अपना ध्येय रखिए, आप बहुत बड़ी फीस रखिए, बहुत पैसे कमाइए, लेकिन जब कोई गरीब आ जाए तो उसके लिए लड़ मरिए, आप उसको न्याय दिला दीजिए ऐसा कि एक बार तो हिल जाए। जज साहब भी कहेंगे नहीं ये वकील सच बोल रहा है, इसको सुनना है, मेरे को इस चीज को सुनना है, ऐसा कोई बात तो है। और फिर कोई बात तो होती है ना जी कि 10 वकील जाते हैं, एक जमानत नहीं होती है, और एक अरुण जेटली जी जैसा जाता है ऐसे खड़ा ही होता है, और जज ऐसे देखता है, वो आगे कहना जी ओके बेल ग्रांटेड। तो आप भी ऐसा बनने का प्रयास कीजिए कि आप में से कोई कपिल सिब्बल बने, कोई अरुण जेटली बने, कोई राम जेठमलानी बने, देश का नाम रोशन करे, तब आपको मजा आएगा, आपके माता पिता को मजा आएगा, और एशियन लॉ कॉलेज का नाम तो मशहूर होगा ही होगा। आप सोच लीजिए बात को, क्योंकि जब भी कहीं नाम आएगा आप बिलीव करेंगे। मैं एमसीडी प्राइमरी स्कूल विवेक विहार से पढ़ा हुआ हूं, जमीन पे बैठ के, उस समय टाटी होते थे जी। इस 1 अगस्त को मेरा बर्थडे था, मनाना मैंने था, लेकिन दिल्ली नगर निगम ने मनाया। मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूं उस स्कूल ने, वहां में पूरे स्कूल में फोटो लगा रखी है मेरी, और दिल्ली नगर निगम ने मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। कहते हैं ना कि कर्म किए जब फल की इच्छा मत करा इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। कुछ भी करो आप। एक मिनट की कहानी सुना के बंद करूंगा मैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा सुनना भी कई बार गड़बड़ हो जाता है, भूल जाता है बंदा। फिर एक चोर था, कि मैं सच्ची कहानी सुना रहा हूं, हमारे आप लोगों में स्टोरी बोलते हैं, हमारे पंजाबी में साखी कहते हैं। उसका नाम था भूमिया, कि मेरे नाना जी ने मुझे सुनाई थी। भूमिया चोर साधु जी के पास गया, गुरु जी कह लो, साधु जी कह लो। उन्होंने कहा क्या नाम है तेरा? कहता जी मेरा नाम भूमिया है। क्या करता है? कहते चोरी करता हूं। कहते कोई बात नहीं, तेरा व्यवहार है। कहता जी मेरे पिताजी भी यही काम करते थे, दादाजी भी यही करते, चलता है जी वो काम। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, 2 बातों का तो जिंदगी में ख्याल रखियो। एक तो कभी झूठ नहीं बोलना तूने, और एक किसी का नमक खा के हराम नहीं करना। तो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, बहुत आगे जाएगा। अब देखिए चोर को आशीर्वाद दे दिया उन्होंने, और वो चोर एक राजा के महल में चला जाता है चोरी करने के लिए। और उन दिनों क्या होता था कि बड़े बड़े महल हैं, वो गड्ढा होता है ना जो बैल वाला, वो लेके चला गया चोरी करने के लिए कि बहुत मोहरें होंगी, और किसी तरीके घुस गया और 3 दिन चोरी करता रहा।
और चौथे दिन पकड़ा गया, वहां के सिपाहियों ने पकड़ लिया और पकड़कर उसको लेके जाते हैं राजा के पास। तो राजा ने पूछा तो कौन है? कहता जी मैं भूमिया चोर हूं। अरे तो खुद ही कह रहा चोर हूं। कह रहा हाँ जी मैं चोर हूं। क्या करने आया था? कहता चोरी करने आया था। कहते तूने सामान भी इतना बांध रखा है, दुनिया भर का तूने सामान चोरी कर लिया, लेके क्यों नहीं गया? और आपको भी आज कह के जाऊंगा कि अपने निश्चय पर रहिएगा, गरीब और मजलूम की मदद करिएगा, अमीर को कभी बख्शिएगा नहीं, अपराधी का बहुत ज्यादा साथ भी नहीं देना। ठीक है आपका प्रोफेशन रहेगा वो तो, लेकिन मैं शहीद भगत सिंह सेवा दल की तरफ से एशियन लॉ कॉलेज की सारी फैकल्टी को, प्रिंसिपल साहब को, संदीप जी को बधाई देता हूं। आप सभी बच्चों को बधाई देता हूं कि आपकी शुरुआत जीवन की यहां से हो रही है, बहुत आगे जाएंगे आप। आपको कभी भी कोई चीज़ सीखनी हो, पूछनी हो, आप मेरे मेल एड्रेस से, मेरी फेसबुक से जितेंद्र सिंह शंटी डालेंगे या ज्योतजीत सिंह डालेंगे, मेरे 22-23 लाख फॉलोवर्स हैं, हम आपको मिल सकते हैं उस पर भी। लेकिन मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और अंत में 2 लाइनों से आपको थोड़ा जागृत भी करूंगा ना, तो आप ठीक करेंगे। फिर उसमें आप थोड़ा थोड़ा साथ में क्लैपिंग भी करेंगे मेरे साथ, ठीक है? जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, जो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले, सारे गाइए, कर चले हम फिदा जानो तुम साथियों। अब तुम्हारे हवाले। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। इनकलाब, इनकलाब। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मुझे लगता है सबने यहाँ बैठे हुए कुछ ना कुछ सीखा होगा, पर एक चीज़ जो हम सबने सीखी है कि हमें आगे ही बढ़ना है और सबका सोच के बढ़ना है। सर ये थॉट जो है, ये सोच इस जनरेशन में हम लोगों में इतनी आसानी से नहीं आती है। हम सोचते हैं गाड़ी चाहिए, या हमें प्रॉपर्टी बनानी है, या हमें शॉपिंग करनी है। हम खुद के बारे में पहले सोचते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच हो चुकी है अब। तो सोसाइटी की तरफ या सोसाइटी के लिए या अपने से हटकर किसी और के सोच के बारे में सोचने के लिए आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली, और कैसे हम सब भी इस सोच को अडॉप्ट कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है मैंने बहुत विस्तार में इस टॉपिक पे बता दिया कि मुझे सोच कहाँ से मिली। मैंने अपना जीवन गरीबियत से लेके और अब तक का बताया, शमशान घाट में कैसे शुरू हुआ सब बता दिया। लेकिन बच्चों को जो हमारे सामने बैठे हैं, इनके जीवन को इस प्रकार का और आगे बढ़ाने के लिए मैंने अभी ऑफिस में जब बैठे थे एक सलाह दी थी आपके पूरी फैकल्टी को, प्रिंसिपल साहब को, सबको, कि आप बच्चों को साल में एक बार आउटिंग पे लेके जाना चाहिए। उसे आप पिकनिक भी कह सकते हैं, लेकिन वो कहाँ जाना चाहिए? कभी जलियांवाला बाग, कभी हुसैनी वाला। हुसैनी वाला वो बॉर्डर है जहां शहीद आजम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जी को लाहौर जेल में 23 मार्च की रात को फांसी देकर नाजायज तरीके से, क्योंकि 24 को होनी थी, और रात को जलाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आ गई थी। लेकिन गांव के लोगों ने, हुसैनी वाला गांव के लोगों ने उनको वहां से बॉडीज को खींच लिया और उनके हाथों से छीन के खुद संस्कार किया। आज वहां पर उनकी समाधियां बनी हुई हैं। उन्हीं के साथ 2 समाधियां और हैं। एक है बटुकेश्वर दत्त जी की, वो उनके साथी थे। बटुकेश्वर दत्त वो थे जिन्होंने पार्लियामेंट में भगत सिंह जी का साथ दिया था बिल के खिलाफ, जो उन्होंने एक दिखावे वाला बम फोड़ा था। बटुकेश्वर दत्त जी को जब फांसी होती है तो उनकी अंतिम इच्छा थी, जब पूछते हैं अंतिम इच्छा, तो उन्होंने कहा जी मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरी समाधि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के साथ बनाई जाए। मैं जीते जी उनके साथ रहा हूं, मर के बिछड़ना नहीं चाहता। और 5वीं वहां पर समाधि बनी हुई है भगत सिंह जी की माता जी की। वो देखने वाली जगह है।
एक तो इनको बच्चों को वो दिखाया जाए, एक जब आप अमृतसर जाएंगे ही, जब जलियांवाला बाग दिखाएंगे तो आपको बाघा बॉर्डर वगैरह दिखने को मिलेगा, एक देश भावना आती है। इसके अलावा मैंने एक और सलाह दी है कि अंडमान निकोबार एक ऐसी जगह है जहां सेल्युलर जेल है, जहां काले पानी की सजा दी जाती थी। इस प्रकार के हमारे देश में और बहुत ऐतिहासिक स्थल होंगे, आप वहां एंजॉय भी कर सकते हैं, लेकिन वहां जाके आपको जो देखने को मिलेगा ना, अब जैसे मैंने अपना अपना नजरिया होता है देखने का, जैसे अंडमान गए सेल्युलर जेल, अब 4 दिन वहां रहे, क्या करते, कोई एंजॉय कर रहे थे किस तरीके से, लेकिन मैं क्या कर रहा था, मैं दीवार पे लिखे हुए नाम पढ़ रहा था सेल्युलर जेल में कि कौन कौन से लोग यहाँ शहीद हुए, किस प्रकार के लोग शहीद हुए। तो मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई कि जितनी कुर्बानियां वहां पे हुई, 1166 के करीब वहां कुर्बानियां जो हुई थी, उसमें 90% जो बच्चे थे वो हमारे पंजाब हरियाणा साइड के थे। 90% बच्चे कह रहा हूं मैं, क्योंकि वो ये सीमा के लोग थे या फिर बंगाल के थे। मैं एक बंगाल के बच्चे की कहानी सुनाता हूं आपको, क्योंकि आपके प्रिंसिपल साहब भी बंगाल के हैं। एक बच्चा था जतिन दास, भगत सिंह एंड ग्रुप ने जेल में एक मूवमेंट चलाई कि हमें गंदी दाल नहीं खाएंगे, कुत्तों को देते हैं ऐसी दाल, जानवरों को देते हैं, हमको दे रहे हो, हम नहीं खाएंगे, हम तो खाएंगे इंसानों वाली खाएंगे, और भूख हड़ताल पे बैठ गए। अंग्रेजों ने सोचा 1-2 दिन में टूट जाएंगे। इवन देन उन्होंने उनके पानी के घड़े में भी दूध डाल दिया कि इनके अंदर से टूट जाए। उन्होंने पानी के घड़े भी तोड़ दिए। 66 दिन तक भूखा रहने के बाद जतिन दास जो बच्चा था, 18-20 साल का बच्चा ही होता है, वो शहीद हो गया। और उस समय उनकी जब डेड बॉडी जाती है कलकत्ता के एक गांधी मैदान है शायद को, बहुत बड़ा, जो मैंने इतिहास में पढ़ा है, 5 लाख लोग उस समय थे जी, 5 लाख लोग उस समय, और शेरे बंगाल का उनको खिताब दिया गया। इस प्रकार की जो कहानी है ना जी, मोटिवेट करती है कि हम जो इस देश की आजादी को भोग रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया, जो घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। बच्चा बच्चा कह रहा था मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, लेकिन उस तिरंगे को लगाने के लिए जो कुर्बानियां हुई हैं उनको पता होना चाहिए। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि इन बच्चों को साल में जब भी कहीं बाहर लेके जाए तो एक आधी जगह ऐसी दिखाई। थैंक यू सर। चैरिटी या सोशल वर्क की जब भी हम बात करते हैं तो वो सोच से ही शुरू होती है, और स्टूडेंट्स अब इस एज में है जहाँ पे शायद सही और गलत में एक डिफरेंस क्या है वो समझना बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो क्लासेस बंक करने से शुरू हो, या कोई गलत आदत को अडॉप्ट करने से हो, या फिर कोई भी एक गलत फैसला लेने से हो। तो हम अपने वैल्यूज के अराउंड कैसे स्टिक कर सकते हैं, कैसे सही और गलत में डिफरेंस समझ सकते हैं बच्चे? दोबारा पूछिए सर। इस उम्र में बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे गलत संगति में पढ़ते हैं या गलत डिसीजन लेते हैं, और सही और गलत के बीच में फैसला करना मुश्किल होता है। और जहाँ तक कि हमने समझा है कि सोशल वर्क, चैरिटी करना या कुछ अच्छा करना एक सोच से शुरू होता है, तो हमेशा सही सोच को ही पकड़ के कैसे चले, या अपनी वैल्यूज को पकड़ के कैसे चले, और सही और गलत में डिफरेंस को समझना कितना आसान या मुश्किल हो सकता है बच्चों के लिए? देखिए, संगत का रंगत आता है, पहली बात तो। अभी कल मैं किसी डिबेट में था, परसों, तो उसमें एक टॉपिक था कि बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं आज ज्यादा। डॉक्टर्स ने अपने तरीके से कहा, जो ये होते हैं दिमाग के डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट, उन्होंने अपने तरीके से कहा। तो 5 मिनट मुझे भी मिले, तो मैंने कहा जी मैं शॉर्ट में बता दूं आपको, हिंदी में और देसी तरीके से। कहते क्या? मैंने कहा ये संयुक्त परिवार जब से खत्म हुए हैं ना जी, तब से सुसाइड बढ़ा है। हमारे को हमारी माँ मारती थी ना, हमारी ताई अपनी गोदी में लिटा लेती थी, दादी जी लिटा लेते थे। और वो जो कहते हैं ना कि तूने माँ का दूध पिया तो करके दिखा, इसमें बड़ी जान है इस बात में। वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। मैं छोटा सा था, 2.5 साल का या 3 साल, 2.5 साल का रहूँगा, 3 साल का। तो आजकल तो प्राइमरी या प्री नर्सरी क्लास, पहले क्या बोलते थे, कच्ची क्लास, पक्की क्लास। कच्ची क्लास में पढ़ते थे, जब घर आता था तो मेरी माँ अगर घर पे नहीं है तो मैं मौसी का दूध पी लेता था। दूध पिया है ना, माँ का दूध पिया है, देखिए। तो बोलता है, और हम लड़ लेते थे भाई भाई, जब आपस में बहन भाई, तो जाके पिटाई खाने के बाद
दादी की गोद में लेट जाते थे, वो आशीर्वाद दे देती थी। आज क्या है, अकेले अकेले घर हैं, 2 बंदे हैं घर में, बाप ने मारा थप्पड़, बेटा या तो जाता है रेलवे लाइन की तरफ या पंखे में लटक जाता है। आ गया ना, संगत की रंगत आ गई ना। तो चैरिटी भी कहां से सीखेगा वो? घर से शुरुआत होगी। और घर से कैसे शुरुआत होगी? सबसे पहली बात तो मैं बच्चों आपको बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं कि आप जिस फील्ड में जा रहे हैं आपको डेली टीवी देखना चाहिए, न्यूज, और डेली अखबार पढ़नी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि सोशल मीडिया बंद कर दो, इसमें भी बहुत कुछ है, इसमें भी देखना हो तो आप जो लेटेस्ट न्यूज आ रही होती है, मैं दिन में बैठे 10 बार देख लेता हूं, पता लगता है अभी भी क्या हुआ, अभी भी क्या हुआ। ठीक है, बाकी चीजें भी देखो, लेकिन अगर आप दिन में 20 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा इसमें देंगे तो आप जब कल बात करने जा रहे हैं कोर्ट में, तो हो सकता है आज कोई नया लॉ आ गया हो, आपको पता ही ना हो। और आप जैसे वकीलों को मैंने देखा है कि जब भी कोई डिसीजन पे वो जाते हैं या बहस करते हैं तो पुरानी किसी केस की वहां पे दिखाते हैं कि देखिए जी फला सन 1956 में इस कानून के ऊपर ऐसे बहस हुई थी, उसकी सजा माफ हुई थी, इसकी क्यों नहीं हो सकती, उसकी बेल हुई थी, इसकी क्यों नहीं हो सकती। तो ये आपको कब पता लगेगा? जब आप अखबार डेली पढ़ेंगे, न्यूज डेली देखेंगे और आपस में लोगों के साथ बातचीत भी करेंगे। पुराने टाइम में तो चौपाल होती थी, अब तो वो धंधे बंद हो गए सब। अब तो एक बेडरूम है, एक घर है, 4 बेडरूम है, 4 टीवी हैं, 4 मोबाइल हैं, एक डाइनिंग टेबल है, 6 लोग बैठे, सबके हाथ में मोबाइल है, टिक 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 आपस में आदान प्रदान चल रहा है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि हमने न्यूज को जरूर पढ़ना है। आपका चैरिटी की तरफ भी तभी ध्यान जाएगा जब आपको बुराइयों के बारे में पता लगेगा। और जब आप इतना सा भी अच्छा काम कर दोगे ना, अगर आपके ऊपर छाप लग गई कि यार ये वकील साहब के पास फला बंदा गया था, ऐसे छोड़ा दिया उन्होंने 2 मिनट में, ऐसे न्याय दिला दिया, तो आपके ऊपर एक छाप लग जाएगी काम करने की और आपका नाम उसी तरफ चल पड़ेगा। पैसा तो भगवान ने देना है, तो देना ही अपने आप आ जाना है। नाम कमाना बहुत बड़ी बात है, पैसा तो गलत लोगों के पास भी होता है। थैंक यू सर। सर, जब आपने शुरू किया पैंडेमिक के टाइम में सबकी मदद करना, उन फैमिलीज की मदद करना जिनके खुद के पेरेंट्स या रिलेटिव्स उनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो आई एम श्योर आपकी फैमिली ने भी आपको इतना सपोर्ट नहीं किया होगा, या सोसाइटी ने या रिलेटिव्स ने उतना सपोर्ट नहीं किया होगा, और आपको खुद मेंटली और इमोशनली बहुत सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो कैसे आप अपने आप को मेंटली और इमोशनली उतना स्ट्रांग रखते हो कि आप सबकी हेल्प कर पाते हो? देखिए, फैमिली की अगर मैं बात करूं तो मेरी फैमिली ने मन बना लिया था कि ये बंदा पीछे आने वाला है नहीं। हर परिवार को अपने बच्चे की आदत पता होती है। अब याद है ना, बचपन में कोई बच्चे रूठ जाते थे तो मानते ही नहीं थे। मैं एक बहुत छोटी सी बात सुनाता हूँ आपको, उसको हंसी में भी ले सकते हैं। मैं और मेरा मामा थोड़ा सा बड़ा हो गया, 1 आधा साल हम उम्र थे, तो मेरी नानी और मेरी मम्मी ताजमहल दिखाने ले गई। तो मेरा मामा कहता है कि मैंने वो जो ताजमहल के आगे पानी भरा हुआ फुहारे लगे, कह रहा मैंने पानी पीना और यहीं से पीना है। जीत आ गई बच्चे में, बच्चा कई बार छिड़ जाता नहीं, खिलौना लेना है, यहीं से लेना है, और वो माने ही ना, और रोए जाए। और हम बाहर आ गए और वो रोए जा रहा है, बार बार कह जाए पानी पीना है, उत्थे पीना है, पानी पीना है। और हम टांगे में बैठ गए, टांगा चल पड़ा, तो टांगे वाले ने 2-3 चाबुक अपने घोड़े पे मारी भगाने के लिए। तो मेरी नानी कहती है, वे बेजुबान को मत मार बेटा, अब वो क्या कहता है बुढ़िया चुप करके बैठ, तूने बच्चा बिगाड़ रखा है, मैं घोड़ी थोड़ा बिगाड़ लूंगा। तो जो आदत जैसी बन जाती है ना जी, वो बदल नहीं सकती है, सीधी बता दूं मैं आपको। तो बच्चों को जैसा दिखता है वो वैसा ही करते हैं। मुझे लगता है कि इनको अपने जीवन को संवारने के लिए किसी भी काम की धुन तो लगानी चाहिए, चाहे आप पढ़ने में लग जाएं, किसी काम में लग जाएं। तो आपने देखा होगा, खेलते खेलते बच्चे काम हो जाते हैं। कई बार हमारे कॉलोनी की एक बच्ची है विवेक विहार की, आई थिंक 3 साल की है, 3.5 साल की। मुझे परसों बॉम्बे से फोन आया, कह रही जी एक आज तक में न्यूज चल रही है, राजस्थान का परिवार है, और उस बच्ची ने कलर मिलाने का काम जो है, जो 1 घंटे का टाइम दिया गया था, उसने 3 मिनट में कर होता है, गेम होती है जो कलर मिलाते हैं। मैं हैरान हो गया। मैंने भी फोन किया उनके घर में, कहते हैं हाँ जी हमारी बच्ची ने ऐसे करके दिखा दिया। तो जब वो 3 साल की बच्ची कर सकती है प्रयास करने से, तो हम क्यों नहीं कर सकते, ये क्यों नहीं कर सकते? एक शुरुआत करेंगे ना अच्छे तरीके से। तो मेरी आपको यही सलाह है कि मेहनत से करो काम, ईमानदारी से करो, आपको परमात्मा उसका फल देगा, निश्चित देगा। इसमें देर हो सकती है। और
आपने एक बात लास्ट में क्या पूछी थी? सर क्वेश्चन ये था कि स्टूडेंट्स कैसे उस पे डटे रहें और वो करते रहे उस काम को आगे। अब जैसे इन्होंने मुझे कहा कि अब जब काम कर रहे थे, मुझे बहुत लोगों के फोन आए जो मेरे चाहने वाले थे कि शंटी जी आप मौत से खेल रहे हैं, आपने अपने बेटे को भी झोंक दिया। तो मेरा एक जवाब होता था उनको, मैंने कहा यार मैं 25 साल से शहीद भगत सिंह सेवा दल की टीम बना के एज ए मिलिट्री काम कर रहा हूं विदाउट एनी सिंगल पाई ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। करे जा रहा हूं काम। आज देश के ऊपर इतना बुरा वक्त आया है, मैं फौजी समझ रहा हूं अपने आप को। देश की लड़ाई लग जाए और फौजी घर में सो जाए और वहां मर जाए तो शहीद भी कहलाएगा, उसको फौज में जाके बॉर्डर पर लड़ना ही पड़ेगा। तो मैं भी भैया शमशान में काम करूंगा, मेरे परिवार को साथ खड़ा ही होना पड़ेगा। वो मुझे मरता हुआ नहीं देखना चाहेंगे, मरेंगे तो फिर साथ ही मरेंगे, इकट्ठे मरेंगे। मैं 2 बार कोविड में पॉजिटिव हुआ। जब पहली बार तो बहुत खतरनाक था कोविड, मेरा ड्राइवर एक शहीद हो गया, मेरा बीपी 35 रह गया, मुझे लगा कि अगला दिन नहीं देखूंगा, लेकिन बचा। और जब मैं ठीक हो गए निकला तो बस सैकड़ों गाड़ियों के, सरकारी गाड़ियों के काफिले ने मेरा आगे स्वागत किया, मेरे मोरल को बढ़ाया, मेरे परिवार को बधाई दी। उस समय मैं नहीं भूल सकता हूं। मेरा बेटा वेंटिलेटर पे गया, लेकिन मैंने एक ही बात कही, मैंने कहा यार हम अब जिस फील्ड में आ गए हैं ना, अब हम जिंदा रहे ना रहे इस काम को तो छोड़ेंगे नहीं। जब तक जान में जान है, जितनी सेवा कर सकते करेंगे। तो मेरे परिवार ने पूरा साथ दिया। सर एशियन लॉ कॉलेज में हमने भी विलेजेस को अडॉप्ट किया है, बच्चे यहाँ से जाते हैं, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं, हम इन्फोर्स करते हैं कि लीगल एड सेंटर के अंदर बच्चे कुछ ना कुछ चैरिटी अपने काम से करें। पर फिर भी हमें लगता है कि शायद चैरिटी करने के लिए पैसे चाहिए, कुछ शुरू करने के लिए मुझे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, मैं ऐसे चैरिटी नहीं कर सकता। तो क्या ये सच है? क्या हमेशा हमें पैसों की ही रिक्वायरमेंट है, फंड्स चाहिए ही चैरिटी करने के लिए, या स्टूडेंट्स कुछ छोटे छोटे स्टेप से भी चैरिटी स्टार्ट कर सकते हैं या सोशल वर्क स्टार्ट कर सकते हैं? कहते हैं कि कौन कहता है कि चांद पे सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो उछालो यारो, शुरुआत तो करो आप, खून दीजिए ना पहले, अपना चैरिटी करिए ना, कहां पैसे लग रहे हैं आपके। एक ऐसी चीज जिसको दे के आप स्वस्थ हो रहे हैं, पहले तो आपका कोलेस्ट्रॉल खत्म, आपके हार्ट बीट बढ़िया हो जाएगी, आपका खून स्वस्थ हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, 3 लोगों की जान बचेगी। नंबर 3, सबसे बड़ी कोई मिसाल है ना जी, कोई धर्मनिरपेक्षता की, सेकुलरिज्म की, तो खून से बड़ी कोई नहीं है। वो कैसे? अब एक सज्जन आए मेरे पास, क्योंकि हम ब्लड डोनेशन में बहुत काम करते हैं, कि वीर जी मेरी मिसिस की ना तबीयत बहुत खराब है और मुझे लगता नहीं कि बचेगी, मुझे 1 यूनिट खून चाहिए। तो मैंने कहा यार खून तो है, क्योंकि वो जो आए थे सज्जन मेरे दोस्त हैं, वो मोहम्मदन है। मैंने कहा यार वो जिसका खून है ना वो तो ब्राह्मण है यार, उसका खून तो आप लोगे नहीं। कह रहे नहीं भाई साहब, हम लोग क्यों नहीं खून लेंगे, जान बचाने खून तो चाहिए। तो मैंने कहा पानी पीने में क्या प्रॉब्लम है? खून चढ़ा सकते हैं, एक हिंदू मुस्लिम का खून चढ़ा सकता है, सिख हिंदू का चढ़ा सकता है, मुस्लिम का चढ़ा सकता है, पानी नहीं पी सकते हैं आपस में। तो जो खून है ये धर्मनिरपेक्षता की बहुत बड़ी मिसाल है कि किसी का भी किसी को चढ़ा दो, किसी को रिएक्शन नहीं किया है। तो जो बच्चे चैरिटी करना चाहते हैं, सबसे पहले वो रक्तदान शुरू करें, उनकी एक आदत बन जाएगी। उसके बाद फिर अलग अलग फील्ड है। देखिए अब कोई ऐसा तो नहीं हो सकता कि जैसे शहीद भगत सिंह सेवा दल ने शुरू किया तो हमें करोड़ रुपए शुरू कर दिया या 50 गाड़ियां खरीद। आज हमारे पास 35 एम्बुलेंस है, लेकिन पहली बनाने के लिए तो मुझे अपनी कार बेचनी पड़ी ना, मुझे अपने घर को, मुझे अपने परिवार को, अपनी लाइफ को, अपनी इंजॉय को। मैंने बताया ना, मैंने हिल स्टेशन ही नहीं देखा। इससे बड़ी और क्या बात है कि मैं अपना जीवन जो मेरा ऐश करने का था बच्चों के साथ, तो मैंने सेक्रीफाइस किया। ईश्वर ने कराया, मैंने तो क्या किया, ये जो कुछ भी कराया ईश्वर ने कराया। लेकिन आज जब मुझे पद्मश्री मिलता है तो मैं इसको भी मेडल नहीं समझता हूं। मुझे जब मीडिया ने पूछा कि शंटी जी आपको बधाई हो, मेडल मिला है आपको पद्मश्री, देश का सर्वोच्च, तो मैं कहता हूं नहीं, पहली बात तो ये मेडल नहीं, जिम्मेदारी है। ये राष्ट्रपति जी ने इसलिए दी है कि आगे कभी भी देश के ऊपर विपदा आएगी तो शंटी जी आप
और शहीद भगत सिंह सेवा दल की टीम डट के वैसे ही सेवा करेगी। ये उसकी भी निशानी है, उसका एक तैयारी है। तो ये बच्चों को भी ये निवेदन करूंगा कि आप ब्लड डोनेशन से शुरू कीजिए और पहला ब्लड कैंप आप यहाँ पे लगाइए। शहीद भगत सिंह सेवा दल की हमारी पूरी टीम आएगी ब्लड लेने के लिए। मैं भी आपके साथ ब्लड डोनेट करूंगा। 105 बार हो जाएगा, 4 हो चुका है। तो पैसा नहीं लगता जी सेवा करने के लिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप देखिए, जब आप घर के बाहर काम करिए, एक दिन ट्राई करिए, चलिए आप 10 किलो चीनी, 10 किलो पानी, थोड़ा सा दूध लेके घर के बाहर बैठ जाइए और लोगों को शरबत पिलाना शुरू कर दीजिए। सुबह का ये इतना ही काम करना है बस आपने। 1-1.5 घंटे के बाद कोई ना कोई सज्जन आएंगे, भाई क्या लोगों को ठंडा पानी पिला रहा हूं, अच्छा ये 2 बोतलें मेरी तरफ से रूह अफ़ज़ा की यार सुनो। कोई आएगा कि थैली दूध ले ले, कोई आएगा 5 किलो चीनी। अरे यार आप शुरू तो करके देखिए, आपके साथ भीड़ खड़ी हो जाएगी। अगर अक्षय कुमार का फोन जितेंद्र सिंह शंटी को आ सकता है तो आपको क्यों नहीं आ सकता है? ईमानदारी से काम करिए। सर, आपका एक्सपीरियंस रहा है असेंबली के अंदर और आज स्टूडेंट्स जुडिशरी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो दोनों को कहाँ मिलके या इंडिया को कौन से सोशल कॉजेस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है जहाँ अभी भी आपको लगता है जुडिशरी उस पर काम नहीं कर पाई है, या किस एरिया में हमारे लॉज बदलने चाहिए या स्टूडेंट्स को उस पर काम करना चाहिए आगे जाके? देखिए, पहली बात तो मेरा जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस रहा है ना, वो बड़ा बैड रहा है। 2007 में मेरे ये दोस्त बैठे हैं, इन्होंने कहा शंटी जी आपको तो चुनाव लड़ना चाहिए, इतना नाम हो गया आपका, ये हुआ। और मैंने गलती से कॉरपोरेशन के लिए, क्योंकि दिल्ली में कॉरपोरेशन में भी 50,000 से ज़्यादा वोट होती है, इन्होंने मुझे इंडिपेंडेंट खड़ा कर दिया चुनाव में और लोगों ने मुझे इंडिपेंडेंट ही जिता दिया वहाँ पे। और पहले 5 साल में मैंने बहुत काम करा। मतलब लोग तो ये सोचते हैं कि नाली साफ करा दो, वो रूटीन वर्क है। मुझे लगा नहीं यार, मैं 5 काम ऐसे ढूंढता हूँ कोई जो किसी ने ना कराया हो। शुरुआत जैसे आज मोदी जी सोचते हैं ना, नवे नवे दिमाग में उनके आते हैं, तो मैंने पहले सबसे पहले अपने एरिया में एक मिनी स्टेडियम बनाया जिसमें बच्चे खेल भी सके, वहाँ प्रोग्राम्स भी हो सकें, अच्छी अच्छी एक्टिविटीज हो सकें। इसके अलावा मैंने एक शमशान घाट बनाया और वो मॉडल शमशान घाट था। उसमें VIP प्लेटफॉर्म एंड बैठने की जगह, पंखे वंखे लगा के सारे देखने आते थे कि यार क्या करा शंटी ने। इसी प्रकार मैंने कम्युनिटी हॉल बनाया, 4 स्कूल टूटे हुए थे उनकी सारी बिल्डिंग्स नवी बना दी। तो इस टाइप के काम करते हुए मुझे बड़ी खुशी हुई। तो लोगों ने मुझे दोबारा भी जिता दिया 2012 में, और नेशनल पार्टी ने मुझे घर से बुला के टिकट दी और BJP की टिकट से मैं MLA भी बना 2013 में। उसके बाद जब सरकार गिरी दिल्ली की, और उसके बाद मेरे परिवार ने कहा कि शंटी जी अब चुनाव लड़ोगे? मैंने कहा हाँ लड़ूंगा, क्यों नहीं लड़ूंगा। लेकिन जैसे मुझे ये सेवा का लत लगी और पद्मश्री मिला, आज मुझे कोई लाख बुला के कहे कि शंटी चुनाव लड़ोगे, मैंने कहा कभी नहीं लड़ूंगा, मैं सेवा करूंगा, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। मैं सेवा से शुरू हुआ था, फिर सेवा पे, बल्कि लोग कहीं कहते हैं कि आदमी मरता मर जाता है, लेकिन पॉलिटिक्स की लत नहीं जाती है। मेरी सोच अलग है इसमें। मैं कहता हूं कि जहां आपको ईश्वर ने मान सम्मान दे दिया, इज्जत दे दी, उससे बड़ा सम्मान नहीं है। आप उस पर सब्र करना चाहिए, आपको आप सेवा करनी चाहिए। मुझे, मैं बच्चों को भी ये सलाह दूंगा। जहां तक आपने मेरे बारे में पूछा, मेरी पॉलिटिकल लाइफ से मैं सेटिस्फाई नहीं था, लोग बहुत सेटिस्फाई थे, लेकिन मैं अपनी सोशल लाइफ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। और इसलिए और ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ कि मेरे बच्चे उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। मेरे ड्राइवर्स मेरी की तरह चलते हैं, जैसे मैं काम करता हूँ मेरे ड्राइवर उसी तरीके से करते हैं। मतलब दिन रात 24 घंटे सेवा देना मजाक नहीं है ये। आप हैरान कभी करेंगे यार खुद फोन उठा रहे हैं, तो मैंने ऑफर करा है। गलती से एक मैं प्रोग्राम में गया दिलशाद गार्डन और मैं बोल के आ गया हूँगा। सर्दियों के दिन थे, सुबह 4 बजे एक फ़ोन बजा, और इधर बेटा 4 बजे एक फ़ोन बजा, बंद हो गया। अच्छा, शुरू में ना कॉल बड़ी महंगी होती थी, तो मैंने सोचा किसी के बेचारे गरीब के मोबाइल में उसका पैसे ही ना हो। मैंने वापस कॉल किया, नींद कच्ची है मेरी। मैंने कहा आपका फ़ोन आया था? कहते हाँ, मैं डाबर बोल रहा हूँ, डोगरा बोल रहा हूँ, दिलशाद गार्डन R ब्लॉक से। मैंने कहा जी हुक्म करिए, कोई प्रॉब्लम कोई नहीं? आप अभी 15 दिन पहले हमारे ब्लॉक में आए थे, आपने कहा था कि 24 घंटे फोन चेक कर रहा था, उठाते कि नहीं। तो मैंने कहा कि पप्पू
गया कहने हो गया है। तो आपको ये सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। देखो पहली बात तो ये है, आप ये सोचो जी मैं नाम भी कमा लूँ, पैसा भी कमा लूँ, फिर उसके बाद मेहनत ना करूँ, ये तो पॉसिबल नहीं है। आज जिस कॉलेज में आप बैठे, लॉ कॉलेज में, जहाँ के संदीप मरवा जी हैं, इन्होंने कितनी मेहनत की अपने जीवन में, मैं जानता हूँ इनको। आप जिसको बहुत छोटा समझते हैं, बहुत बड़े है, मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे होंगे, ये बहुत बड़ी है। थैंक यू सर। सर बहुत सारे कॉजेज है, जैसे हंगर या फिर बीमारी से लड़ना ब्लड डोनेशन के थ्रू, या अब के टाइम में सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड, या वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, या डेवलपमेंट से रिलेटेड। हम भी एशियन लॉ कॉलेज में ऐसे कॉम्पिटिशन्स रन करते हैं जिसके थ्रू स्टूडेंट्स सोशल वर्क को आगे लेके जा सकें। तो ऐसे कौन से सोसाइटी के कॉजेज हैं जिस पे आपको लगता है अभी बच्चों को फोकस करना बहुत ज़रूरी है, या यूथ एक सोल्यूशन लेके आ सकता है उन सोशल कॉजेज पे? एक तो आपने बोल ही दिया सेक्सुअल हरासमेंट वाला। आज एक चीटिंग बड़ी तगड़ी चल रही है, मोबाइल चीटिंग। आप इस पे बच्चे काम कर सकते हैं बहुत अच्छा आने वाले समय में। कॉल आती है, अपना नंबर दीजिए जी, अपना वो बैंक आईडी बताइए, वो सेकंडों के अंदर 5-7 लाख रुपया 20 लाख रुपया निकल जाता है वो। लेकिन उसके ऊपर एक लॉ बना दिया अभी, आरबीआई ने बनाया है, ये आपको पता होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि आपको पता हो। अच्छा कितने बच्चों को पता है, लॉ आपको बताएंगे। इसके ऊपर एक लॉ आया है कोई, बैंक फ्रॉड के ऊपर, नहीं पता। अच्छा आपके फैकल्टी में, टीचर्स में किसको पता है, बताओ? नहीं पता। मैं बताता हूं आपको, पता है आपको? आप बहन जी बताएंगे। बहन जी बताइए। जोर से ताली बजाइए इनके लिए। अब बड़ी मजेदार बात है कि इतनी बड़ी भीड़ में एक बहन जी को पता है, कि बात बच्चे बच्चे को पता होनी चाहिए। आज एक ऐसा बाई लॉज आ गए हैं, कानून आ गया है कि अगर आपसे कोई मोबाइल के थ्रू चीटिंग करके आपके बैंक में से 5 लाख रुपया उड़ा देता है, आप तुरंत उसकी पुलिस में रिपोर्ट कराएंगे और उस बैंक वाले को खबर देंगे, बैंक वाला आपके पैसे भरेगा। आप तो 3-3 बारी चेक में साइन करो, आपके पैसे नहीं निकालते। उन्होंने ऐसे कैसे निकाल दिया आपको पिन नंबर देके? वैसे ऐसे बैंक भी मिले हुए हैं, समझ लीजिए बात। आप कहीं ना कहीं फॉल्ट है इसमें। इस बात को लेके आरबीआई स्ट्रिक्ट हो गया है, उस वजह से कई जगह चीटिंग रुक भी गई है, कम भी हुई है, रुक तो नहीं कह सकता। लेकिन आप इस पर रिसर्च करिए थोड़ा बच्चे, इस सब्जेक्ट को लेके चलिए। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, पूरे घर खाली हो गए हैं लोग। ये तो निश्चित है कि जिसके बैंक में 2 लाख है ना, तो 2 लाखपति है वो, बस इससे ज्यादा पैसे नहीं है उसके घर में। कोई सोचे वो बेचारा वो तो खत्म हो गया। किसी ने बच्ची की शादी के लिए रखे हुए हैं, किसी ने आपके एडमिशन के लिए रखे हुए हैं, वो तो खत्म हो जाता है परिवार, वो आत्महत्या कर लेगा। तो ये जो सब्जेक्ट है, इसके ऊपर आप स्टडी करें, इसके कानून को पढ़ें। अब जैसे मैंने आपको एक लॉ बताया कि जिसका चार्टर आया 2017 में, कि कोई हॉस्पिटल किसी डेड बॉडी को या पेशेंट को नहीं रोक सकता। इसके ऊपर स्टडी करें आप, क्योंकि आने वाले समय में आप वकील बनते हैं, आपके लोग आएंगे, अंकल हमारा तो पापा की डेथ होगी, डेड बॉडी नहीं दे रहे वो अंकल, वो पेशेंट को। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। 2 बच्चियों ने फेसबुक पे एक स्टोरी डाली, बेटे ये बात है जून 2020 की, कोविड चल रहा था पहले वाला। रोते रोते डाली, बड़ी प्यारी प्यारी मासूम सी बच्ची ऐसी 10-10 साल की। वो जनरल डाली उन्होंने, मेरे को नहीं डाली, कि हमारे पापा को फला हॉस्पिटल में उत्तम नगर में 4 दिन से बंदी बना के रखा हुआ है, हमारे पापा को छुड़वा दो, नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे। वो वीडियो मेरे पास आ गई। तो हमारे नगर में मैंने फोन किया सोमी जी को, सोमी जी वीडियो मेरे पास आई है और ये बच्ची कह रही है कि इसके पापा को 4 दिन से उन्होंने मैन हैंडल करके रखा हुआ है, ये हॉस्पिटल टाइम दे दीजिए आप, कि 4 घंटे का टाइम दे रहा है, 5वां घंटा हमारा है, हम मरीज को भी लेके। उसने हमारी बात को हल्का लिया। माजरा क्या था? करप्शन के अंदर हॉस्पिटल वालों के साथ लैब वाले भी मिल गए थे। 500 वाला टेस्ट 10,000 में हो रहा था। फिर इंश्योरेंस कंपनी मिल गई। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि 35,000 रुपए दीजिए, आपकी कोविड की इंश्योरेंस करेंगे, 5 लाख तक का क्लेम फ्री। पहला बिल लाख का आया, ओके,
2 लाख का आया ओके, 5 लाख तक ओके, जैसे 5.25 लाख आया इंश्योरेंस कंपनी टीएपी कैंसिल कर देती है। टीपीए कहते हैं, टीएपी कहते हैं, क्या कहते हैं कि आपको तो शुगर थी जी, आपको तो इंश्योरेंस मिल ही नहीं सकती, और हॉस्पिटल ला कर रही है, आपको तो इंश्योरेंस कैंसिल हो गया जी, अब 5 लाख रुपए जमा कराइए, पेशेंट को ले जाइए, पेशेंट ठीक हो गया आपका। मैंने जाके हॉस्पिटल वाले को कहा, मैंने कहा आप इसको छोड़ सकते हैं पेशेंट को, या आपको जेल जाके छोड़ना है? कहते नहीं आप चाहते हैं तो ले जाए। मैं चाहता नहीं हूं मैं, अब मैं तेरे को चार्टर दिखा रहा हूं। मैंने कागज निकाले, उसको चार्टर दिखाया, मैंने कहा पढ़ ले 10 मिनट बैठ के, अब मैं थाने वालों को यही बुलाऊंगा, मैं थाने नहीं जाऊंगा। उसने पेशेंट छोड़ दिया, मैंने फिर भी वीडियो डाली, 10 मिलियन 2 दिन के अंदर मेरी मिलियन वो चली। और जिस इंश्योरेंस कंपनी ने वो चीटिंग करी थी, उसने हॉस्पिटल को भी 5 लाख रुपए दिए, उस परिवार वालों को भी 5 लाख रुपए दिए, माफिया भी मांगी घर पे आके, और बच्चा वो व्यक्ति भी अपने घर पहुंच गया। ई रिक्शा चलाता था। तो मुझे कितनी बड़ी संतुष्टि पहुंची, मेरे को मेहनत करने के बाद पता लगा कि कानून को सिखाना कैसे, उनको चलाना कैसे, कानून को दिखाना कैसे, कानून को। ये ऐसे ऐसे काम करी, जैसे इन्होंने पूछा ना इनको क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए। आपको पता है आज से पहले अगर 5 साल पीछे चले जाइए तो घर घर तिरंगा नहीं लग सकता था, आपको पता है? तिरंगे के ऊपर बहुत बड़े बड़े सख्त कानून थे, लेकिन इस बार सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि घर घर तिरंगा, तो बच्चे बच्चे ने लगाया, क्योंकि कानून चेंज हो गए हैं। पहले आप रात को नहीं लगा सकते थे तिरंगा, वो भी कानून चेंज हो गया है। इसके ऊपर स्टडी करिए। इसके लिए एक व्यक्ति ने लड़ाई लड़ी थी, उसका नाम था नवीन जिंदल, हरियाणा के थे। उन्होंने पीआईएल डाली, फिर डाली, फिर डाली, फिर सुप्रीम कोर्ट तक गए और केस जीत गए। आप इस प्रकार के काम करिए। आप मानवता के लिए पीआईएल डाल सकते हैं, मानवता के लिए कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ लड़िए कि आप एक गरीब आदमी का कैसे नुकसान कर रहे हैं, फला काम कैसे नहीं हो सकता है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ये भी एक सब्जेक्ट है जो आप बताने जा रहा हूं। आपके पापा ने एक कार फाइनेंस करा ली, उस कार की 3 किस्तें टूट गई। कोविड में बहुत लोगों की टूटी, पैसे नहीं थे लोगों के पास, धंधे ही नहीं थे लोगों के पास। अब 4 मस्टंडे आते हैं, बदमाश आते हैं, आपकी कार उठा के ले जाते हैं। नहीं उठा सकते हो उस कार को, मिलिट्री भी नहीं उठा सकती, फोर्स भी नहीं उठा सकती। अगर उसने पैसे लेने तो कोर्ट में जाके केस करे ना, वो कोर्ट में जाके केस करे, कोर्ट से ऑर्डर कराए, कार उठा ले। मस्टंडों में से बदमाशों के थ्रू वो कार उठाएगा तो जेल में जाएगा ना। इस बात के ऊपर स्टडी करिए आप, ये क्या कानून है कि क्या फाइनेंस हुई गाड़ी को इस प्रकार से उठाया जा सकता है, नहीं उठाया जा सकता। बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत बड़ा है। आपके जिस परिवार के घर में से सरेआम कार उठा के लेके जाते हैं, और सरेआम भी नहीं उठाते, वो रास्ते में रोक के ले जाते हैं। मियाँ बीबी जा रहे हैं, रेड लाइट पे खड़े हैं, भाई साहब बाहर आइए जरा, काम है आपसे, यहाँ चाबी इधर दीजिए, एक गाड़ी फलानी कंपनी की है, आपकी किस्तें दी गई है, गाड़ी लेके जा रहे हैं। वाह, ये गुंडागर्दी। तो ऐसी चीजों पर फाइट कीजिए, ये सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्शंस तो लाइफ में बहुत सारे आएंगे और ऑब्जेक्ट्स भी बहुत सारे आएंगे जो रोकेंगे। तो कैसे कंसिस्टेंट रहें कि गलत के सामने खड़े हैं तो खड़े ही रहें, चलते रहें इस तरफ। यहाँ करने क्या आए हैं फिर? ये एशियन लॉ कॉलेज में मैंने नहीं कहा कि रोकना है आपने, मैंने कहा पहले स्टडी करनी है उसके ऊपर। आप पहले स्टडी करिए कि ये कानून है भी कि नहीं गाड़ी को छीनने का, फिर लड़ाई करेंगे ना। ये एक थाने में जाके वैसे कहते हैं, और एक जब साथ में लेटर लेके जाएंगे, सर ये बाई लॉज की कॉपी लाया हो, ये तो गाड़ी ले जा ही नहीं सकते। जैसे मैं जाता था किसी हॉस्पिटल में, मैं बाई लॉज की कॉपी दिखाता था। मैं तो अभी नाम नहीं ले रहा, ऐसे बड़े बड़े अस्पताल है जो मेरे नाम से कामते हैं। 25-25 लाख रुपए मैंने छुड़वाया, और जो चोर बाजारी मैंने पकड़ी है उनकी, मैंने कहा मैडम ये पीपी किट कितने की है? कहती है मुझे तो पता नहीं। मैंने कहा बाजार में 400 रुपए की, आपने 8000 रुपए की लगा रखी है, और 25 पेशेंट अगर आईसीयू में लेटे हुए हैं और एक डॉक्टर देखने आ रहा है, तो आपने 25 के 25 लोगों को 8000 रुपए लगा दिया है। ये इतनी बड़ी गुंडागर्दी आपने करी है दिल्ली के अंदर, तो कांप जाते थे हॉस्पिटल वाले। बच्चों को मैं ये सलाह दूंगा कि आपने लड़ाई इस प्रकार की नहीं लड़नी है कि मुक्केबाजी से लड़नी है, आपने इससे दिमाग से, बुद्धि से लड़नी है। आपने कानून को हाथ में लेके जा रहे हैं। जैसे बहन जी ने बताया, कानून आया, आरबीआई का कानून है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कानून है। कोई बैंक में से किसी के साथ चीटिंग होती है तो वो हताश ना हो, पुलिस एफआईआर कराए। आजकल कुछ नंबर भी आ गए नए नए, उसके उस मोबाइल नंबर पर तुरंत आप कॉल करेंगे तो वो बैंक वालों को तुरंत मैसेज जाएगा और बैंक वाले उसकी रिकवरी करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके ऊपर आप रिसर्च करें। इस बहुत टॉपिक हैं अलग अलग वगैरह वगैरह, जो भी चीज आपको लगता है। और आजकल तो गूगल है,
आप गूगल को बोलो गूगल दादा बताइए, गूगल दादा बता देता है आपको 2 मिनट के अंदर। ठीक है, लड़ाई भी लड़नी है, मैं फिर कह रहा हूं कानून के हिसाब से लड़ाई लड़नी है। एक लड़ाई लड़ना, एक कानून के हिसाब से लड़ना, बहुत फर्क है। पुलिस वाला भी, वर्दी वाला भी आपके सामने सही जवाब देगा अगर आपका क्वेश्चन सही होगा तो। उसको लगेगा नहीं इनको 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 नॉलेज है इस चीज की, ये हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। समझ रहे बात को आप? उनको एक तो होता है वैसे लड़ाई करना, एक जब हम कहते हैं भाई आप देखिए गलत चल रहे हैं आप और ये कानून को तोड़ रहे हैं, और हम जब आपको भी शिकायत करेंगे तो आप बच नहीं पाएंगे, कोई रास्ता नहीं निकलेगा। वो कहते नहीं आप जीत गए, हम हार गए। ठीक है, पहले लीगल अवेयरनेस। यस यस। So students, we are open for questions if anybody is Mic दे wanting to दीजिए। ask. Yes sir, mic arrange हो जाएगा। ये एक हैंड You can raise your hand. बल्कि मैं तो चाहूंगा जिस बच्चे ने पूछना यहाँ है ताकि उसको सारे देखें। फिर किसी बच्चे के दिमाग हाथ खड़ा करे बच्चा और फिर यहाँ आए मंच पे ताकि उस बच्चे को भी सारे देखें और रिकॉर्डिंग में भी आए। आप क्वेश्चन भी करेंगे इसका मतलब आपने कुछ सीखा ही नहीं है और सीखना चाहते भी नहीं है। Sir, he wants to. जैन सर, मैं से कुछ सालों से कर रहा हूँ, बट मेरी एक बहुत बड़ी अंदर से डर है जिसके चलते मैं 100% फोकस इस पर नहीं दे पाता। ये दीजिए माइक। तो मैं कुछ भी काम करना चाहता हूँ और जो भी काम कर रहा हूँ, तो अभी हमारे बीइंग स्टूडेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम अपने स्टडीज से अटेंशन शिफ्ट अगर इधर उधर करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं हमें लॉस होता है एकेडमिक्स में। तो जब मैं काम करता हूँ और आई थिंक बहुत सारी जो प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ आपके अंदर है, मैं उनको डाई हार्ट उसको फॉलो करता हूँ, तो दिक्कत ये आती है कि मेरा जो अटेंशन है वो स्प्लिट होता है जैसे एकेडमिक्स है और मुझे उन सब कामों को भी ध्यान देना है। तो अंदर से ये आता है कि यदि मैंने अपना अटेंशन एकेडमिक से हटा के इस टाइम उन चीज़ों पे दिया तो कहीं मेरा इन सब चीज़ों से अटेंशन उसमें ना चला जाए। और ये भी डर है कि अगर मैंने उन कामों को 100% छोड़ दिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो मुझे ये डर है कि अगले 5 साल के बाद जब मैं इस करियर में इतना स्टैब्लिश हो चुका रहूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन चीज़ों से कट आउट हो जाऊं। जस्ट कोई एग्जांपल दीजिए एक। जैसे कि हमारे झारखंड में, आई बिलोंग टू झारखंड, तो वहाँ पे लगभग 250 बच्चों को एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो वहाँ पर जो एजुकेशन चल रहा है, तो अब मैं यहाँ पे हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऑनलाइन ही जितनी चीज़ें गाइडेंस हो सके एज अ टीम हेड जितना भी हो सकता है यहाँ से हम करते हैं। बट दिक्कत आती है कि जब वहाँ पर चीज़ें नहीं संभलती है तो ऐसा लगता है कभी कभी कि मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन इधर एकेडमिक से, इंटर्नशिप से, प्रोजेक्ट से, इन सब चीज़ों में मैं बट जाता हूँ। तो मुझे ये डर लगता है कि मैं उसको 100% कैसे छोड़ दूँ। अगर छोड़ दूँ और इधर आ जाऊँ तो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो एक बार 100% इधर आ जाते हैं तो वो इधर ही टिक जाते हैं, फिर उधर कदम बढ़ा के नहीं जाते हैं। तो मुझे ये डर है, इस पे मुझे बहुत। देखिए 2 बातें हैं, मुझे ये सोचना है कि मुझे अब क्या, जैसे हम एम्बुलेंस भी चलाते हैं, वाहन भी चलाते हैं, मॉर्ची बॉक्स भी देते हैं, डिफरेंट, लेकिन जब डेड बॉडीज की बहुत ज्यादा डिमांड आने लगी कोविड के समय में तो हमने एक ही टारगेट रखा, डेड बॉडी। बाकी दरवाजे बंद कर दो इस समय, क्योंकि किसी पेशेंट को लेने को तैयार ही नहीं था, भटक रहे थे लोग, हॉस्पिटलों ने दरवाजे बंद कर दिए। आपका ये जो समय है 5 साल एशियन लॉ कॉलेज में, पूरा ध्यान तो आपने यहां से देना है, अगला जीवन आपका यहां से बनना है। लेकिन इसमें से जब जब समय मिले आपको, चाहे वो 2 दिन की छुट्टी हो, चाहे 4 दिन की हो, गस्टेड हॉलीडे हो, मुझे लगता नहीं कि 365 दिन में से 250 दिन भी चलता हो, छुट्टी इतनी होती है, तो आप उसका पूरा फायदा उठाइए। उस समय जब वहां आप 100 दिन देंगे, उस 100 दिन को 100 दिन की तरह दीजिए, उस वहां से दिमाग बिल्कुल मत हटाइए, फिर एंजॉय भूल जाइए। अगर आप इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बात सोच रहे हैं कि आप 250 बच्चों को पढ़ा सकते हैं या पढ़ाने का हिम्मत रखते हैं, तो उसको बरकरार रखिए अपनी हिम्मत को। लेकिन ये समय चूंकि यहाँ आपके जीवन का बदलाव है, आप कुछ बन के जा रहे हैं, आपके पैसे भी लग रहे हैं, माँ बाप, आपके माता पिता ने बहुत मेहनत से वो पैसे को कमाई करी है, लगाया है, यहाँ भी पूरा ध्यान दीजिए। लेकिन जो समय बचे उसको वहां लगाइए, यहाँ की पढ़ाई को हर्ज करके वहां बिल्कुल मत लगाइएगा, मेरा ये आपसे निवेदन है। थैंक यू, ओके, ऑल द बेस्ट। So one of our faculties wants to ask a question. आइए माइक। आप तो पहले इतने समझदार हैं। सर, जैसे कि आपने कहा चैरिटी करने के लिए पैसे की, मुंह के पास ऐसे करिए,
चैरिटी करने के लिए पैसे की और किसी फंड रेजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती और सबसे अच्छा योगदान ब्लड डोनेशन का है। सर उसी के अंदर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती थी कि सर आप बहुत अच्छा काम करते हैं, लोगों का संस्कार करते हैं, जिनको जो अनक्लेम्ड बॉडी होती हैं, जिनको अबेंडन कर देते हैं लोग, उनका आप संस्कार करते हैं। तो इसी मुहिम में सर हम एक और चैरिटी कर सकते हैं अपने ऑर्गन डोनेट करने की, क्योंकि जलने के बाद सर सब मिट्टी और एशेज में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो एक और काम जिसके लिए किसी डोनेशन की, किसी पैसे की ज़रूरत नहीं होती, वो होता है हमारे ऑर्गन। हम अपने नेत्र दान कर सकते हैं, अपनी बॉडी दान कर सकते हैं। सर ये ऐड कर आपको प्रोजेक्ट दे दिया ना मैडम ने? क्या नाम है उनका? मैम कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? सोनिया मैम। डॉक्टर सोनिया। डॉक्टर सोनिया जी ने जो बात की है, बहुत कम लोग सोचते हैं इस बात को, लेकिन उसके ऊपर एम्स में, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर और वो एक संस्था है जो सिर्फ ऑर्गन्स को ही डोनेट कराते हैं। आपने पीछे देखा होगा, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, उनकी मृत्यु हुई, उनकी बॉडी डोनेट की गई थी। बहुत लोग कर रहे हैं, मैंने भी फॉर्म भरा हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि हम जब बॉडी को, मैंने क्या कहा अभी आपको, कि जला देते हैं या दफना देते हैं, जाते जाते 4 क्विंटल लकड़ी और ले जाते हैं। और मैंने एक बात और सुनाई आपको कि नर मरे कछु काम ना आवे, पशु मरे 10 काज सवारे। जब पशु की हड्डियां काम आ सकती हैं तो हमारा शरीर भी तो काम आना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। आपकी आंखें, आपके किडनी, आपके लंग्स, आपके बोन, बहुत कुछ अगर 4 घंटे के अंदर बॉडी सही जगह पर पहुंच जाए तो बहुत सारे पार्ट्स आपके काम आ सकते हैं। इस आइडिया को हम अडॉप्ट कर सकते हैं, इसके लिए लोगों को अवेयर भी कर सकते हैं। अपने आप में प्रोजेक्ट है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप मोबाइल पे एक ऐप बना लीजिए और लोगों को जोड़ना शुरू करिए, और जब वो जुड़ते चले जाएं तो आप हमारी संस्था शहीद भगत सिंह को वो सारे नाम भेज सकते हैं, हम आगे और लोगों को भेज देंगे। क्योंकि इसमें एक छोटी सी दिक्कत आती है, ब्लड मैंने डोनेट करना है, लेकिन मेरी बॉडी को तो परिवार ने डोनेट करना है ना, तो परिवार के सिग्नेचर चाहिए। बहुत सारे लोग फॉर्म भर देते हैं, लेकिन उनकी माता जी जो चले जाएंगे, नहीं, माता जी को तो हम अपने हाथ ही जलाएंगे, माता जी को तो हरिद्वार छोड़ लेके जाना है, गड़गंगा लेके जाना है, बस थोड़े हमारे रिचुअल्स आ जाते हैं अलग अलग। लेकिन इसलिए ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इस पर आप एक ऐप बना के लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि आप जैसे रक्तदान करते हैं, बॉडी डोनेट कीजिए, आंखों का दान कीजिए। और जो दुर्भावनाएं लोगों में पहले थी पुराने टाइम में, अरे आंखें दान करेगा इस उम्र में तो अगली बार अंधा पैदा होगा, वो सब खत्म हो गया काम। अगली बार किसी ने नहीं देखा, आपको देनी पड़ेगी। आपको जैसे ब्लड डोनेट करते हैं, इसी प्रकार आप आंखें भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा बॉडी का भी डोनेशन होता है। मैं आपको बधाई देता हूँ इस बात के लिए। थैंक यू। और कोई? थैंक यू। और बेटा आ जाओ, आगे आ जाओ जिसने। अच्छा, ये लड़कियां एक्टिव क्यों नहीं हो रही क्वेश्चन पूछने में? वैसे बोलती तो ज्यादा है पर क्वेश्चन कम कर रही है। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले जब आप स्पीच दे रहे थे, आपने बोला था कि आजकल की जो फैमिली हो गई है, जो मतलब बहुत छोटे उसमें रहती है, क्योंकि 4 लोग ही रहते हैं, मम्मी पापा बेटा बेटी। तो जैसे कि मेरे जो फादर है वो यूपी से बिलोंग करते हैं, जो अभी मेरे जो दादा है उन्हें पहले इस अटैक हुआ था 5 साल पहले। तो क्या होता है कि मतलब कोविड में भी, क्योंकि कोविड में पैसे किसी पे नहीं थे, हमारी फैमिली सारी मतलब वही बिजनेस सारे ठप पड़ गए थे। तो उस टाइम पे ये सीन हो गया था कि ना दादाजी के लिए भी पैसे, क्योंकि पैरालाइज जो बंदा हो जाता है उसे बहुत ज़्यादा इलाज में लगते हैं। तो उस टाइम में तो मेरे पापा और मेरी फ़ीस का बहुत वो हो गया था कि फ़ीस भी नहीं जा रही थी। तीनों भाई बहन प्राइवेट स्कूल में, फ़ीस बहुत हैवी होती है। तो जब क्या होता था, थोड़ा मेंटली मेरे को भी इफ़ेक्ट हुआ था उससे। तो मतलब तो मेरे पापा फिर भी गाँव जाना चाहते थे। तो मैंने हमेशा मतलब मैं एक बार शाउट करके ऐसे बोला, पापा तुम हमारी तो फीस दे नहीं पा रहे, आप वहाँ जाओगे, वहाँ पैसे तो है नहीं हम पे। तो मतलब मैं बस एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा, मतलब मैं मतलब बाकी सबको ये बोलना चाहूँगा, बहुत लोगों को लगता है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बट मेरे पापा ने एक चीज़ बोली थी कि पैसा तो गरीब भी कमा लेता है, भीख मांग लेगा, 400 रुपये कमाएगा, 1000 कमाएगा, 20,000 कमाएगा। जो बंदा फैमिली कभी नहीं कमा पाएगा ना, वो बंदा ऊपर जाएगा और बस रोएगा और वो कुछ नहीं जानेगा वो क्या होगा।
मेरे पापा आज भी बहुत बिजी रहते हैं, क्योंकि जो लोन का काम है उनका, उन्हें 24/7 वो वर्क करते हैं, बट फिर भी वो अपने बिजी वर्क में से एक हफ्ता हर महीने में से निकालते हैं, वो गांव जाते हैं और मेरे पापा को देखते हैं। और उन्होंने मेरे को ये सीख दी है कि तू पैसा मत कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 रुपये कमाएगा, बस तू फैमिली में देगा, तेरी फैमिली खुश रहेगी ना, तो वो सबसे बड़ा चीज़ है। और पैसा कुछ नहीं रखा यहाँ पे पैसा ज़मीन कुछ नहीं रहेगी बस। और मैं ये बोलना चाहूँगा, जो लोगों को लगता है कि वो फैमिली कमा के एक सेटल हो जाएंगे, वो सेटल नहीं होता। जब तक तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ नहीं रहेगी वो सेटल नहीं होगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब जो फैमिली से टूटे जा रही है, कि हम कैसे अपनी फैमिली को बिल्डअप कर सके और वापस से वही जो 100 साल 100 साल 50 साल पहले लोग साथ में रहते थे, वो वापस से कैसे ला सकेंगे अब इस वर्ल्ड में। इस बच्चे के लिए पहले ताली बजाएंगे। पहली बात जो इस बच्चे ने कही कि इसके पापा ने जो अल्फाज कहे, पैसा कमाए ना कमाए, हमको परिवार कमाना है। देखिए कितनी बड़ी बात है, वो परिवार ही जीवन है। आपको याद होगा, अगर आप जिन बच्चों ने जॉइंट फैमिली देखी होंगी, एक मटकी में भी कोई सब्जी बनती थी तो सारा परिवार इकट्ठे बैठ के खा लेते थे, जमीन पे बैठ के खाते थे, जमीन पे सोते थे, छत पे सोते थे। आज 6 एयर कंडीशन लगे हुए, नींद फिर भी नहीं आती, कोई गोलियां खा के सो रहा है, कोई दारू पी के सो रहा है। तो मैं आपको इस बात की बधाई देता हूं कि आपके परिवार के अंदर संस्कार हैं। दूसरा जो आपका लास्ट क्वेश्चन है कि हम उनको कैसे जोड़ पाएंगे, मुझे लगता नहीं हो पॉसिबल है, हो सकता है मैं गलत हूं। क्यों? क्योंकि होड़ लग गई है, होड़ लगी है। पहले तो बच्चे कहते थे कि हम कुछ बाहर जाके करना चाहते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आज माँ बाप पहले सोचना शुरू कर देते हैं, ए मुंडा तो मेरा कनाडा जाएगा, ए अमेरिका जाएगा, उत्थे जाएगा। और उन कनाडा वालों ने क्या किया ये सुन लीजिए। मैंने जब फोन किया कि आपके पिता की डेथ हो गई है भाई साहब, आप कब तक आएंगे, हम बॉडी को मोर्चरी में रखवा देते हैं। कहते जी मैं तो नहीं आ पाऊंगा, 1 महीने तक, आई एम सॉरी, आप करा दीजिए। वो कनाडा जाके खून ही बदल गया उसका। तो मैं समझता हूं कि इतना बड़ा जो गैप आ गया है ये तो मुश्किल है। गांव में कहीं हो तो हो, हमारे शहर में तो इम्पॉसिबल है। एक घर जहां एक घर था वो 4-4 घर बन गए हैं, परिवार बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं। अब तो आप लोग अपने आप को संभाल के इस बात से रखें कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा ना करें। आज हर बात पे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कोविड में जितने लोग डिप्रेशन में गए होंगे कभी जिंदगी में नहीं गए होंगे, मैं दावे से कह देता हूं। इस कोविड के बाद सबसे ज्यादा किसी की कमाई बढ़ी है तो ये डिप्रेशन वाले डॉक्टरों की बढ़ी है, क्योंकि लोगों को टेंशन से बड़ी हो गई। किसी का धंधा चला गया, बच्चे बेरोजगार हो गए, बच्चियों के तलाक हो गए, पैसे की वजह से तलाक हो गए, घरों में धंधा नहीं था लोगों का। तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन जहां एंड आपने किया है कि अब कैसे जुड़ सकता है, तो बेटा मेरा तो दिल नहीं मानता कि वो चीज दोबारा आ पाए। हम परमात्मा से ये शुक्र मनाएं कि हमारा देश जो है एक अलग ही, हमारा जो देश है एक अलग ही कल्चर है यहाँ का, तो इसमें हम सुधार लाएं। और हम तो फिर मोदी जी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसके ऊपर भी ला लाइए अच्छा सा, कि परिवारों को जोड़िए। थैंक यू बेटा। सर शायद अपने कजिन्स, अपने भाई बहनों से बना के रखनी शुरू करें। और बच्ची ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाएगा कमरे से। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम सब लॉ स्टूडेंट्स सब बन गए हैं, ओके या हम सब लॉ स्टूडेंट्स बन गए हैं, और ऑफ द कोर्ट हम ये बातें करते हैं कि आपको एक अच्छा एडवोकेट बनना है, आपको इंसानियत के लिए काम करना है, ईमानदारी से काम करना है। मगर जब हम प्रैक्टिकल कोर्ट में जाते हैं ना, तो वहाँ पे सिनेरियो कम्प्लीटली अलग है। वहाँ पे जाके किसी लड़ते नहीं हैं। इनफैक्ट जो जजमेंट्स आती हैं वो भी कहीं ना कहीं बाइस्ड होती हैं। सो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम, जैसे आपने कहा कि ऑनेस्टी से लड़िए, आप ह्यूमैनिटी को लेकर चलिए, तो हम कल को एडवोकेट्स बनेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, तो हमारे आसपास के जैसे लोग होते हैं ना, वो फिर जो ऑनेस्ट होते हैं ना उसको काम करने नहीं देते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी जो है लोगों की वो करप्ट है और ऑनेस्ट नहीं है। तो ऐसे में वो एडवोकेट
जो सही काम करना चाहता है उनको वो करने नहीं देंगे, तो फिर वो क्या करे? इस बच्ची ने जो क्वेश्चन किया ना, बड़ा डीप है क्वेश्चन, आधे लोग तो समझे नहीं होंगे, मैं बहुत नज़दीक से समझ गया हूं कि जिस वकालत को करने के बाद ये ईमानदारी इस्तेमाल करना चाहते हैं और ये फाइट करने के लिए केस लेके एडवोकेट जज साहब के सामने जाता है, और जज साहब के कमरे में अगर जज साहब ऊपर बैठे हैं, नीचे पेशकार बैठा है, वहीं मुट्ठी में कुछ सामान ले रहा होता है, वहां फिर आप क्या कहेंगे? ये बात बिल्कुल ठीक कही है इन्होंने, लेकिन चूंकि ये हमारे पूरे देश का मामला है, कंट्री का मामला है, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें हम अपने आप को तो सुधार सकते हैं, हम अपने आप को तो दृढ़ निश्चय कर सकते हैं कि मैं नहीं ये काम करूंगा। मैं जिंदगी में कसम खाता हूं। मुझे परसों एक व्यक्ति कह रहे थे, कहते यार आजकल ना वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट ये वो कामयाब नहीं है जो वहां जाके बहस करे, वो कामयाब है जो सेटिंग करे। अब पता नहीं कितनी सच है कितनी झूठ है बात, देखा ही कह रहे हैं सच है ये बात। ये मुझे किसी बड़े ठीक ठाक बंदे ने बात करी, कहते शंटी जी आपको पता है वकील कौन सा कामयाब है, सीए कौन सा कामयाब है? मैंने कहा कौन? कह रहा है जो बात कम करे, वहां जाके बहस कम करे और सेटिंग ज्यादा करे। तो मुझे लगता है पता नहीं जमाने में अब कैसा कैसा आगे आने वाला समय आएगा, लेकिन आप ये मत सोच के चलना कि मैं अगर वकील बन के जाऊंगी या ये बच्चे जाएंगे तो हम सेटिंग की तरफ ध्यान देंगे। मैं फिर बात कहने जा रहा हूं कि आप में से ही कोई अरुण जेटली बनने का प्रयास करे कि जिसके खड़े होते ही जज साहब भी कहेंगे नहीं ये वकील सही आया है, कोई ढंग का आया है। आप अपना कैरेक्टर को सही रखिए, ईमानदारी से करिए काम। इस कानून को जब हम शपथ लेते हैं तो उस कानून की शपथ को हम निभाने का, अपने भारत के संविधान को उस प्रयास करें कि जब इतने बड़े बड़े लोग, अगर हम पिछला इतिहास अम्बेडकर जी जैसे जिन्होंने संविधान को लिखा है, जो वो लोग गरीबियत से जिंदा हुए थे, कुछ तो कदर करी उन्होंने संविधान की। तो मुझे लगता है कि हम ये सोच के चलें कि बेशक करप्ट है सिस्टम, लेकिन हम उसको पूरे को तो नहीं बदल सकते, अपने आप को बदल सकते हैं, प्रयास यही करें। थैंक यू। कुछ और क्या होगा? जैसे कहते हैं ना कि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं लेना चाहिए, तो मेरी लाइफ में ऐसा मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल हुआ है, मैंने खुद सुना है। सूरजपुर कोर्ट में जो लॉयर्स होते हैं, कई बार सुनने में आया कि वहाँ पे जो लॉयर उनके हिसाब से नहीं चलते हैं या मेजॉरिटी ऑफ उनके हिसाब से नहीं चलते हैं, किसी को तो शूट भी कर दिया गया। तो अगर आप, वही मेरा क्वेश्चन है कि आप ईमानदारी से चलना चाहते हैं, आप क्लाइंट को हेल्प करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं of people who are not willing to work honestly and they want to do setting, वो उनको वहां रहने ही नहीं देते हैं। तो ऐसे में फिर क्या करें? आप अभी से ज्यादा पंगे मत लो, ऐसा ना हो आपको चैम्बर ही ना मिले बाद में। बदलना तो सिस्टम नहीं, पॉसिबल नहीं है बेटा। आपको अपने करैक्टर को सही रख के, अपनी प्रैक्टिस को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा के, अपने आप को मजबूत रख के, और उन केसेस में आप आगे बढ़ जाइए जिसको कोई ना लेता हो। उन केसेस को आप, जैसे महिला सशक्तिकरण का केस है, बहुत बड़ा केस है, बैंक फ्रॉड का केस है, बहुत बड़ा केस है। अगर एक बात और बता दूं मैं, जैसे एक सिंगर का एक गाना हिट हो जाए, अब दिलेर मेहंदी आया था, एक गाना हिट हो, तारा रारा बोलो तारा रारा, उसने चला दिया। दिलीप मीका आया, सावन में लग गई आग, हिट हो गया। हिमेश रेशमिया आया। एक वकील एक बढ़िया कोई केस जीत जाता है, वो इतिहास बन जाता है, उसके नाम से लोग केस लड़ना शुरू कर देते हैं, उसका नाम चलता है, चाहे वो क्राइम में हो, चाहे वो मैट्रिमोनियल में किसी प्रकार का हो। तो मेरी आपसे निवेदन है कि आप अपने काम में लगन से मेहनत कीजिए, और जो आपका निश्चय है, मैं समझ रहा हूं कि आप करप्शन की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, मत जाइए। आप वकील बनने जा रहे हैं, लड़ाई करने नहीं जा रहे हैं। आप कानून के तरीके से उनको मार सकते हैं। जो लोग शूट करने वाले हैं वो भी कानून के नीचे आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। यही उत्तर प्रदेश है जहां पर लोग दिन में नहीं निकलते थे, यही उत्तर प्रदेश है। आज योगी जी के सामने नोएडा में रात के 2 बजे घूम लीजिए, आप मजे से घूमिए। डरते ना लोग कानून से, समय का फर्क तो आया है। आप जब तक वकील बनेंगे बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा। थैंक यू। थैंक यू। सर स्टूडेंट्स इसी तरह बात करना चाहेंगे, बट ड्यू टू paucity of time, should we wrap up the session? Any questions? One last question we can take. Yes, please come. ये दे दो उसको।
पूछना चाहती हूँ, आपके विचार जानना चाहती हूँ कि जैसे जो लेडीज़ होती हैं जो केस फाइल कर देती हैं डिवोर्स के, उसमें जैसे बहुत ज़्यादा उनके साथ वायलेंस होता है, तो वो जैसे उनकी ज़ीरो इनकम है, उनके पास कोई अपनी इनकम नहीं है, सोर्स नहीं है इनकम का, तो वो अपने बच्चों प्रभु के को पास खुद को कैसे सरवाइव करेंगी? कोर्ट में केस फाइल करेंगी तो कोर्ट 4-4, 5-5, 7-7 साल तक ये केस चलता है, तो वो कैसे अपना और अपने बच्चों को सरवाइव करेंगी? वो क्या खाएंगी? उनके घर वाले भी कब तक करवा देंगे? उनकी भी अपनी है, वो भी थोड़ा बहुत करवा पाएंगे, पर वो जिस टाइप से वो जी रही हैं वैसे नहीं कर पाएंगी। तो मैं आपके विचार जानना चाहती हूँ इस चीज़ में। अपने क्वेश्चन को दोहराइए एक बार शॉर्ट में। मैं आपसे बोल रही हूँ कि जो लेडीज़ हैं वो अपना केस फाइल करती हैं जब डिवोर्स के लिए, और उनकी ज़ीरो इनकम है, उनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, उनके पास अपने बच्चे हैं, वो खुद भी हैं, तो वो कैसे सरवाइव करेंगे? देखिए, इस बच्ची ने महिलाओं के जो मुद्दे को लिया है, ये बहुत बड़ी बात है कि आज भरे पड़े हैं केस, कोर्ट जो है महिलाओं के केसेस से, और उसमें मैक्सिमम जो हैं वो तलाक के हैं। और उसमें चालाकी इतनी ज़्यादा आ गई है कि अगर पत्नी कहती है कि मेरे पति की 1 लाख रुपए इनकम है, मुझे मेंटेनेंस मिलनी चाहिए जब तक केस चल रहा है, तो पति इतने शातिर हो गए हैं कि अपनी सैलरी जो है या इनकम है वो 1 लाख की जगह पहले 5,000 दिखाई होती है उन्होंने। एंड सर आई टू वन मोर थिंग कि वो ऐसे कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो अपने नाम से करके अपने फैमिली मेंबर के नाम पे डाल देते हैं कि हमें क्लेम के उसमें अपनी वाइफ को कुछ ना देना पड़ जाए, बल्कि वो अपना कितना स्पेंड कर रहे हैं, वो बहुत सी चीज़ें अपना जो है वो पूरी अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, बट ताकि हमें अपनी इनको ना देनी पड़ जाए तो वो अपने ना किसी और रिलेटिव्स को दे देते हैं, या वो इतना शो नहीं करते जितना उनके पास होता है। तो इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि इसमें कुछ सॉल्यूशन है कि जैसे सरकार को इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए? देखिए, मैं कानून का स्टूडेंट तो नहीं हूं, लेकिन मेरी जो सलाह कहती है, जो मैंने देखा है, आज लोग ना इस कानून का मिसयूज बहुत ज्यादा करने लगे हैं। 30% तक महिलाओं ने भी इसका मिसयूज किया है, 30% तक महिलाओं ने भी इसका मिसयूज किया है। 70% महिलाएं बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहां पति जो है उनको वकील सिखा देते हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी मत दिखाओ, आपका बाप आपको क्या कहते हैं उसको, जो पारखत्ती दे, वसीयत बेदखल कर दे। अगर पत्नी कहती है कि मेरे पति का ये मकान है, इसमें से मुझे हिस्सा होना चाहिए, तो जब वो जाती है कोर्ट में पता लगता है वो मकान तो उसके बाप ने छीन लिया, लेकिन वो नकली होता है, असली नहीं है। तो ये बहुत बड़े जो आपने बात करी है, ये बहुत बड़े कानून की बात है, और ये पूरे छोटे लेवल की नहीं है, क्योंकि कानून तो पूरे देश के लिए बनता है। ये वाकई में बहुत बड़ी समस्या है, और मैं तो यहाँ तक देखता हूँ कि कई लोगों ने 10-10, 15-15 साल से केस चल रहा है, लेकिन दूसरी जगह शादियां कर ली हैं और बच्चे भी हो गए हैं, उसमें एक ही चीज का ध्यान रखते हैं कि एविडेंस नहीं बनने देते, कोई फोटो नहीं खींचने देते, कोई सर्टिफिकेट नहीं बनाते हैं। और आजकल एक नया बहाना चल पड़ा कि लिविंग में रह रहे हैं, उसका बहुत फायदा उठा रहे हैं कि हम तो लिविंग में रह रहे हैं, 3 बच्चे पैदा कर लिए फिर लिविंग में रह रहे हैं। तो मुझे लगता है बेटा अभी तक तो इस पर कोई छुटकारा है नहीं है। हाँ, एक बात आपकी बताऊंगा कि जो महिलाएं विधवा हैं या जो महिलाएं बेचारी तलाक के लिए लड़ रही हैं, अगर वो कोर्ट में जाती हैं तो उनके लिए सरकारी वकील फ्री में मिलते हैं, उनको पैसा नहीं देना पड़ता है, ये निश्चित है। बट सर वो जो केस होता है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग चलता है, जैसे सरकारी वकील भी होते हैं तो वो इतना ज्यादा वो वकील का जो है वो केस वो खुद में ठीक है, बट जो घर पे वो अपना कैसे सरवाइव कर पाएंगी, खाना पीना और रहना, ये सब भी इम्पोर्टेंट होता है। अगर उसको लग्जरी लाइफ नहीं जीनी पर एक नेसेसरी चीज के लिए, इसकी तो मैं तो बहनों को यही सलाह दूंगा कि थोड़ा खा के रह लें, लेकिन तलाक की आवाज ना उठाएं, कम खा लें, इज्जत से रह लें, कोशिश करें कि वो बात जो जॉइंट फैमिली वाली आ रही है, क्योंकि पहले क्या होता था कि मियाँ बीवी लड़े तो दादी ने या ताई ने या चाची ने समझा दिया कि बेटा घर घर में लड़ाई होती है, तुम कल ठीक हो जाओगे, और वाकई ठीक हो जाते थे अगले दिन। अब जो नया सिस्टम चला है, घर है छोटे, अकेले मियाँ बीबी है, एक बच्चा है, रात को लड़ाई सुबह उसने उठाया, उंगली पकड़ी, ऑटो पकड़ा, अपने ओला पकड़ी, घर चलेगी अपनी। और जिस घर में माताएं बच्चों को बच्चियों को, अपनी बेटियों को अगर बहुत ज्यादा शेल्टर देती हैं, वहां बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। उस बच्ची का यानी उस महिला का अपनी माँ की तरफ बहुत ध्यान रहता है छोटी छोटी बातों पे, और कई बार उस वजह से भी घर उजड़े हैं, जो मैंने देखा है, सारे नहीं कह सकता, लेकिन बहुत ज्यादा तक देखा है मैंने। कानून बदले ना बदले, लेकिन हमको समाज को ये चीज को लाना होगा बीच में कि बहनें हमारी कोशिश करें,
छोटी छोटी बात पर तलाक की तरफ ना भागे, मेरा तो ये सोच कहती है, अदरवाइज तो कोर्ट में धक्के खाते रह जाएंगे। कोई भी लेडी तलाक नहीं लेना चाहेगी अनस्टिल एंड स्टिल उसको इतना ज़्यादा फोर्स नहीं किया जाए। अब उसका जो हस्बैंड है वही उसे मेंटली हैरेसमेंट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो वो क्यों लेना चाहेगी? बट वो ऐसी सिचुएशन में आ जाती है कि उसे इसके अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता। देखो ये पक्की वकील बनेगी, जो बहस यहाँ कर रही है जज के सामने कुछ नहीं करेगी। देखो आप एक बहुत अच्छी वकील बनेगी, इसकी बात में ज़्यादा तारीफ हो रहा है इसके लिए। मैं काम कर सकता हूँ कि दिल्ली के बहुत अच्छे 2-4 जज जो है मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे 1-2 क्लास फेलो भी हैं। कभी ईश्वर ने चाहा तो मैं आपको टाइम लेके दूंगा, दिल्ली के अच्छे वकील। मैं पहले आपको जानते ही होंगे, फुल्का साहब है जैसे HS फुल्का जी, उनको टाइम लेके दूंगा। वो ये कानूनी पॉइंट्स को कानून के तरीके से समझाएंगे आपको, क्योंकि हम तो सेवा के तरीके से समझा सकते हैं, हम परिवार के सिर्फ जुड़ने का तरीका बता सकते हैं। वकील जो वकालत कर रहा है उसको सारी चीज़ की नॉलेज होती है, उनका एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। अब 84 रॉयट्स के कातिलों को 35 साल तक जेल ही नहीं हुई, लेकिन फुल्का साहब ने भेज दिया जेल उठा के सज्जन कुमार को, तो फाइट करनी पड़ी। तो ऐसे वकील मैं आपको 2-3 दूंगा जो आपके यहाँ आके जिनका एक्सपीरियंस हो 25-25, 30-30 साल का, जब वो समझाएंगे आके तो मुझे लगता है ये बच्चे कुछ सीख के निकलेंगे। लेकिन आपने जो बहस करी है बड़ी अच्छी करी है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बस जी, Thank you so much, sir. On behalf of the entire Asian Law College family and Asian Education Group, on behalf of our very inquisitive students, our future legal professionals, Director sir is present here, and the entire family and fraternity of Asian Law College, thank you so much for giving your valuable time. For all of us, I request a standing ovation for sir, please. So we wish these students take something from your life as an example and start moving on the same path. We wish a very continued association of yours with Asian Law College, and I would request the director sirs to please come on the platform to felicitate the guest.